इसीलिए नहीं में क्या हो गया तुम तीनों का? अच्छा इसीलिए आए थे। अच्छा सोनल आप बताओ, आपने कंप्लेन किया था, क्या इशू था? इसमें टाइमिंग का नहीं लिखा हुआ कुछ भी। टाइमिंग नहीं था। नहीं। अगर मैं ये डाल दूं तो मैं आपको कब से पूछना वैसे कोई नहीं। एक बार पूछ लोगे ना, बाकी मैं भी एक बार पूछ लूंगा कि आज मैम तो आई नहीं है सर। एक बार नहीं सर, कम से कम 10 बार बोल रही हूँ मैं। अब माउथ टू माउथ मैंने 10 बार बोला कम से कम। मैं एकदम से एकदम दो कब क्लास का स्टार्ट है, निधि मैम का स्टार्ट होने वाला था, तो क्या करते हैं, तो हमारे क्लास को बोल रहे थे देखो, जैसे क्लास में क्या होगा ना कि एक क्लास में एक या दो ही स्टूडेंट आ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा सीट भी नहीं रहता है। तो अगर बोलोगे कि पूरे ग्रुप में एक ही बार में चारों का चारों, पॉसिबल नहीं है। तो वो रहता है कि किसी में दो, किसी में एक, इसी तरीके से मिल सकता है सीट अरेंजमेंट। अब सुबह का बस 8 बजे। फिर सुबह 8 से 10 क्लास चलती है ना, एक गर्वित गर्वित सर की भी है, एक मेरी भी, तो गर्वित सर उस पे अभी टैबलू का चल रहा है। टैबलू स्टार्ट किया था। हाँ, मिड में है, मतलब बीच में है। कितने बजे से? 9 बजे से क्लास। 8। क्या हो गया? चलो इधर देखो अनुराग, एमएल पे हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? एमएल पढ़ने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, बेसिक्स ऑफ मैथ और बेसिक ऑफ कोडिंग। बेसिक का मतलब क्या होता है? जो मिस करती है 10th तक का, कि आपको 10th तक का बेसिक्स मैथ अच्छा खासा आना चाहिए, क्योंकि 10th तक ही हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक्स बोलते हैं। 11 12 फिर क्या आता है, इंटरमीडिएट, देन फिर क्या आता है, एडवांस। तो आपको बेसिक्स मैथ आना ही चाहिए। दूसरा कोडिंग, कोडिंग में बेसिक इफ एल्स लूप्स और फंक्शन क्रिएट करना आना चाहिए। अगर वो आता है तभी क्या कर सकते हैं क्लास में आगे। तो वो चीज हम लोग देखेंगे कि अगर इसी चीज को कोडिंग में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो कोड के थ्रू आपका क्या होगा, फंक्शंस आने चाहिए। तो उतना टॉपिक्स क्लियर होना चाहिए। ठीक है। बाकी जो स्टार्टिंग होगा एमएल का, एमएल होता क्या है? अगर आपको मैं एक डायग्राम दिखाऊं, तो आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाता हूँ। इस डायग्राम का मीनिंग क्या रहता है? इस पे हमारे पास क्या है कि आपका जो कोर्स, ये डेटा साइंस, बेसिकली हम लोग जो भी काम करेंगे वो डेटा पे काम है। अपने डेटा डेटा में हम लोग काम कर रहे थे कि आपके पास डेटा आता था, तो आप क्या करते थे, एनालिसिस या फिर डेटा मैनिपुलेशन करते थे, एंड देन एनालाइज करके बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। और बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करके आप क्या करते थे, या तो आप सीट बनाओगे, या तो आप डैशबोर्ड बनाते हो, या तो आप क्या करते हो, रिपोर्ट। ये चीज क्या होता है आगे जाके। अब सेम काम क्या करते हैं रिपोर्ट में, कोई भी टास्क अगर रिपीटेशन पे हुआ तो हम क्या करते हैं उसके लिए कोडिंग के थ्रू उसको लूप में लगा सकते हैं। तो वो काम क्या होगा, रिपीटेशन में आपका चलता है। बट इसमें जो होते हैं डिसीजन यहाँ से और यहाँ एज ए ह्यूमन आप क्या करते हैं, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है कि आप डेटा में देखते हो पैटर्न।
हर एक डेटा में क्या रहेगा, कुछ ना कुछ पैटर्न रहता है, वही एनालिसिस करते हैं। कि मान लो क्वेश्चन आ गया कि आपको क्या करना है, सेल्स हमारा कितना जा रहा है उसके बेस पे बताओ सेल्स अमाउंट क्या हो सकता है। या फिर हो सकता है कि हमारे पास क्या आप बाय और सेल के बेस पे बता रहे हो कि हमारे पास वैल्यूज है, ये मान लो हमारे पास क्या एरिया और ये हमारे पास सेल्स। अगर हमारे पास एरिया अगर बढ़ रहा है तो सेल्स अमाउंट बढ़ेगा घटेगा। या तो हम क्या करें किसी और कॉम्प्लेक्स बेस पे बात कर सकते हैं, एज, जो हमारा हाउस का एज है, अगर वो बढ़ता है तो क्या प्राइस अप जाएगा कि डाउन जाएगा। तो ये सारी चीज क्या करते हैं, ट्रेंड देख लेते हैं क्या पे, तो एनालिसिस के पार्ट। तो दो तरीके से, या तो नंबर्स के फॉर्म में देखते हैं या तो विजुअलाइजेशन। तो वही काम हम लोग वहाँ पे भी क्या करते हैं, लर्निंग में भी वही काम करेंगे। क्यों कैसे, तो जो काम एज ए ह्यूमन हम कर रहे थे वो काम क्या करेंगे मशीन को हम लोग, मशीन को कैसे सिखा सकते हैं एज ए ह्यूमन। मान लो एक ह्यूमन है दूसरे ह्यूमन को सेम टास्क करना चाहता है, तो कैसे सिखाएगा। हाँ, जैसे मान लो आप इंटर्नशिप पे गए तो वहाँ पे क्या था, फर्स्ट डे पे 2 दिन में काम सिखाया जाता है। कैसे, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग देते हो। अब जो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, स्किल्स तो आपके पास तभी तो आप वहाँ पे गए। दूसरा चीज डेटा, कि आपको क्या काम करना है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा कि कंपनी बताएगी कि आपको ये डेटा मिलेगा, आप इसमें से क्या करोगे, इसको इस तरीके से कन्वर्ट करके दो। मतलब आपको पता होगा क्या इनपुट आएगा और क्या होगा, ये चीज आपको बताया जाता है ना, कि आप क्या करोगे, ये हमारा डेटा है, ये चीज आप एनालाइज करोगे और उसका रिजल्ट इस तरीके से, है ना। तो ये चीज आपको बताया जाता है, जिसको बोलते हैं ट्रेनिंग फेज। देन इसमें क्या होगा, 1 महीने 2 महीने के बाद आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, मतलब एक टाइम के बाद। अब जैसे ट्रेनिंग खत्म होता है क्या होगा, क्या होता है कि आपका एनालिसिस होगा, या फिर आप क्या बोल सकते हैं एक टेस्ट। टेस्ट मतलब कि जो काम हम देते थे वो आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। कि आपको फिर क्या करेगा, सेम डेटा देगा, अब बोलेगा कि आप इसमें क्या करो, परफॉर्म करके बताओ, आउटपुट निकाल के, है ना। तो आपको यहाँ पे सिखाया गया और वही चीज क्या करना है कि आपके पास सिर्फ अलग डेटा होगा, अब उसी के बेस पर आउटपुट परफॉर्म करना। हो सकता है आप ये परफॉर्म कर लोगे या तो फिर नहीं, है ना। अगर आप परफॉर्म कर भी रहे हो तो इसमें भी चांसेस रहेंगे क्या, कि मान लो 70% एक आंसर कर पा रहे हो, 30% नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो ये जो चांसेस है 70-30 का, ये हमारा क्या होता है, एक्यूरेसी होता है कि आपने जो टास्क किया है उसमें कितने करेक्ट होंगे और कितने इनकरेक्ट। अगर मान लो कंपनी के क्या है कि अगर आप 80% भी सही आंसर कर पाते हो तो आपको कंपनी रख लेगी, अगर आप इससे कम कर रहे हो तो नहीं, ऐसे भी रहता है। तो हम यहाँ पे क्या करें, एज ए ह्यूमन ट्रेन कर रहे हैं, है ना। अब यही काम हम क्या करेंगे मशीन के लिए। तो मशीन के पास एक चीज नहीं होगा, ब्रेन। जो चीज हम लोग इसमें जो पैटर्न होता है वो कैसे पता चलता है आपको, कैसे सीखते हो, क्योंकि आपके पास क्या है, ब्रेन है, आप वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं कि एक कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है, उसी पे क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ फॉलो करते हैं, अंदर उसी के बेस पे क्या करो, सारा टास्क करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि इनके पास ब्रेन है ही नहीं बस। तो वहां पे क्या होगा कि जो ब्रेन टास्क कर रहा है वो एज अ कैलकुलेशन सारा चीज करता है, कि कोई भी डिसीजन आप लेते हो तो कैलकुलेटेड रहता है और नॉन कैलकुलेटेड। जो नॉन कैलकुलेटेड रहता है उसको क्या बोलते हैं, इमोशन बेस्ड। और जो कैलकुलेटेड रहता है वो क्या रहता है, कि नॉन इमोशनल बेस्ड। तो जो कंपनीज डिसीजंस लेती होगी इसके बेस पे लेती होगी, तो मतलब कैलकुलेशन बेस ज्यादा लेती है ना कि इमोशन। इमोशन बेस पे भी चलता है बट क्या है, कैलकुलेशन बेस पे ज्यादा काम, कि एक नंबर के बेस पे आप क्या करते हो, ज्यादा काम करते हो। कि अगर ये नंबर है तब कंपनी आगे काम करेगी, अगर ये नंबर नहीं दे पा रहे हो तो वो क्या करेगी, काम नहीं करेगी। बोलते हैं ना कि अगर तुम इतने का प्रॉफिट जनरेट नहीं करके नहीं दोगे तो क्या है कि तुम कंपनी में नहीं रह सकते। सिंपल सी बात है कि कंपनी जो बात करती है नंबर्स में बात, तो नंबर्स में बात कर रही है तो उसमें क्या होगा, कैलकुलेशन होगा। अगर कैलकुलेशन होगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ फॉर्मूला। तो वही चीज हम क्या करते हैं मशीन, मशीन के पास ब्रेन नहीं है तो इसको क्या देंगे, कुछ फॉर्मूलाज देंगे, कुछ एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स होते क्या है बताया था, एल्गोरिदम का सिंपल मीनिंग क्या होता है, सिंपली आप बोल सकते हो एल्गोरिदम का सिंपल मीनिंग होता है स्टेप्स। आप क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हो जिससे क्या होगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। वही स्टेप्स को आप क्या करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो, और वही स्टेप्स हमारा एल्गोरिदम होता है। कि आप बोलते हो ना कि अगर ये काम करना है तो ये फॉलो करो, ये काम हो जाएगा।
बोलते हो। तो ये बेसिकली क्या होगा, उसका एक एल्गोरिदम हो गया, समझे। तो सिंपल एल्गोरिदम होता है कि इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्टेप्स, कि आप उस स्टेप्स को फॉलो करोगे वो टास्क कंप्लीट होता है। तो वही चीज हमारा क्या करता है एल्गोरिदम, और वही चीज हम लोग मशीन लर्निंग में यूज, समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल आप डेली टास्क करते हो, तो डेली टास्क में क्या आता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, सबसे पहले वेकअप होते हो, फिर क्या करते हो ड्रेस, फिर अगर आपको क्या करना है ट्रैवल, फिर आप क्या करते हो, अगर कोचिंग आ रहे हो, देन पढ़ाई करते हो, फिर क्या करते हो ट्रैवल, देन होम, देन। तो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टेप्स है यही आप फॉलो करोगे। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ कि डेली लाइफ का क्या इंस्ट्रक्शन हो सकता है, तो वो बेसिकली ये हो सकता है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एक एल्गोरिदम हो गया। ये किस टाइप का एल्गोरिदम हो गया, तो डेली वर्क। तो एक सिंपल एग्जांपल के फॉर्म, इसी तरीके से आप कुछ भी चीजें करते हो। फॉर एग्जांपल 2 मिनट का मैगी, तो क्या रहता है 2 मिनट का मैगी बनाते तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं। आग जला, मैगी का पैकेट फाड़, पानी में डाल देते हैं, पानी डाल, आप पानी में डालोगे, गर्म करोगे, तो सेम स्टेप्स अगर कोई दूसरा बंदा फॉलो करे तो उसका भी क्या होगा, सेम टास्क एग्जीक्यूट हो जाएगा। कि मान लो आपने जिस तरीके से मैगी बनाने के लिए जो जो स्टेप फॉलो किया, वो कोई दूसरा बंदा आएगा अगर सेम स्टेप को फॉलो करता है तो मैगी बन जाएगी, है ना। तो वो क्या हो गया एल्गोरिदम, टेस्ट का वो अलग होता है। अगर मैं सेम टाइम पे जैसे आप देखते हो ना, मैकडी का कोई भी रहता है, तो यहाँ पे जो टेस्ट रहेगा सेम टू सेम क्या रहेगा दूसरे लोकेशन पे भी रहता है, क्यों। सेम रेसिपी यूज कर, पहला कि जहाँ पे भी उनका जितने भी होता है ना रॉ मटेरियल एक ही जगह से जाता है। अगर आप दिल्ली मुंबई कहीं पे भी ले जा रहे हो तो एक ही जगह से मटेरियल जाएगा। दूसरा कि जो उसके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कुकिंग का, वो सेम रहता है कि आपको यही चीज फॉलो करना है। अगर उसने बोल दिया कि आपको फ्राई करना है 30 मिनट्स तक, तो आप 30 मिनट्स तक ही करोगे, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। एंड देन कितना फ्लेम होना चाहिए वो भी डिसाइडेड रहता है, तभी क्या होगा कि समझा सेम होगा, समझे? तो ये चीज क्या होगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हर किसी को दिया जाता है। इससे क्या बेनिफिट होता है, ये एक तरीके का पैटर्न हो गया। अब इस पैटर्न से आप किसी तरह से काम करवा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये पैटर्न में आपको काम करना है, अब आप क्या करोगे, ये पैटर्न पे काम करोगे, और फिर हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे प्रॉब्लम पे काम कर सकते हैं। कोई भी होना चाहता है तो क्या करते हैं, कि जो छोटा प्रॉब्लम है मैनेजर को, जैसे मान लो कि आप मैनेज कर रहे हो लोगों को, तो मैनेज एक लेवल तक करते हैं, फिर क्या करते हैं कि सारा काम हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं एक मैनेजर रख लेते हैं। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि ये काम ऐसे होगा, ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, और यही चीज मैं क्या करता हूँ मैनेजर को बता देता हूँ। फिर मैनेजर हमारे बिहाफ में क्या करता है, सबको मैनेज करता है। देन फिर हम क्या कर सकते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं किसी दूसरा प्रॉब्लम पे काम करते हैं, समझे। कि अब मुझे क्या करना है कि अपने बिजनेस को इंक्रीज करना है, या फिर नया क्या करना है आउटलेट ओपन करना है, तो आप क्या करते हो वो डिसीजन फिर ले सकते हैं। तो यही करती है कंपनी कि अगर एक काम को हम ऑटोमेशन पे डाल सकते हैं, कौन सा काम, तो डिसीजन लेवल। नॉर्मल रिपीटेशन का तो लूप में लगा के कर सकते हैं, बट डिसीजन का वो काम नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं डिसीजन लेवल का भी काम कर सकते हैं ऑटोमेशन पे डाल सकते हैं। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है एमएल का, कि हम क्या करेंगे मशीन को सिखाएंगे। तो सिंपल वही स्टेप्स फॉलो। पहला कि आपके पास डेटा होगा, डेटा में क्या होगा इनपुट होगा, आउटपुट, ठीक है। अब इस इनपुट के बेस पे ये आउटपुट होगा, कैसे होगा, बीच का आप पैटर्न क्या करते हो रिकॉग्नाइज, तो आप ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हो और यही पैटर्न फिर क्या करते हो आने वाले डेटा में फॉलो करो। ये क्या रहेगा, इतना ही हमारा मशीन लर्निंग का पूरा कॉन्सेप्ट। अब ये जो पैटर्न फाइंड कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, मेन ये रहता है। तो ये पैटर्न फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, डेटा प्लस एल्गोरिथम, और यही हमारा क्या बन जाता है पैटर्न। ये हमें पैटर्न फाइंड करते हैं, और इसी पैटर्न को हम लोग बोलते हैं मॉडल्स, ठीक है। इस समझ में कि आपके पास डेटा होगा, एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स क्या होते हैं मैंने बता दिया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कि आप इस तरीके से फॉलो करोगे तो ये पैटर्न आपको मिलेगा, और इस पैटर्न में आपको काम, इस समझ में और यही पूरा क्या आता है बेस होता है एमएल का और डीप लर्निंग। एमएल में आप क्या करोगे, एल्गोरिथम बेस देखोगे, और इसमें क्या देखोगे न्यूरल नेटवर्क, बस इतना ही डिफरेंस रहेगा। ठीक? और जो आजकल जितनी भी चीजें बनती है वो न्यूरल नेटवर्क के बेस पे रहता है, चैट जीपीटी यूज करते हो ना, तो वो इसका रहता है। बट डीप लर्निंग का कोर कौन रहेगा, बेस मशीन लर्निंग। तो क्या बिना मशीन लर्निंग के डीप लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते।
तो पहला रहेगा हाँ और दूसरा ना भी। हाँ कब रहेगा? जब आपको बेसिक्स अच्छा खासा आता है। बेसिक इन द सेंस कि आपको कोडिंग आती है और मैथ्स अच्छा खासा आता है, तो डायरेक्टली आप इसमें जा सकते हैं। अगर आपको बेसिक्स मैथ नहीं आता है तो आप क्या करोगे? तो क्योंकि ये क्या है, ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? रीति रिवाज। लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है? सबसे पहला जो पहले भी चल रहा था और अभी भी चल रहा है उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल, हम उसको फॉलो करते हैं। बट क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ चीजें मॉडर्न भी होंगी। जैसे पहले क्या था, इंडिया में धोती कुर्ता पहनते थे, अब क्या पहनते हैं? तो कुछ लोग ट्रेडिशनल का भी फॉलो करते हैं और कुछ लोग लेटेस्ट को भी फॉलो करते हैं। ट्रेडिशनल में क्या होता है? ट्रेडिशनल से क्या होता होगा कि बेसिकली पता चलता है कि आप कहाँ से ओरिजिन हो, आपका बेस क्या है, एंड देन आपकी थिंकिंग, है ना। और थोड़े से मॉडर्न हो जाते हैं उसमें क्या होता है, पता नहीं चलता है कहाँ से। तो वो चीजें रहता है कि मशीन लर्निंग में क्या है, ट्रेडिशनल है, इसमें सारी चीजें होती है, अभी मैथ बेस होता है, और इसमें जो भी चीजें होंगी वो सिंपल क्या होगा, न्यूरल नेटवर्क, जो सबके लिए कॉमन होगा। कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो सबके लिए क्या होगा, एक ही इक्वेशंस होगा, न्यूरल नेटवर्क। इसमें जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे सबके लिए क्या होगा, अलग अलग इक्वेशंस होगा, अलग अलग एल्गोरिदम होगा। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस रहेगा। ये समझ में आया? अब इसमें किसका क्या रोल है वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या रोल बेस है कि आपका जो कोर्स है वो डेटा साइंस है। तो डेटा साइंस क्या है, एक रोड टर्म है कि आप इसमें एक्सपेरिमेंट करते हो डेटा के साथ। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट किस लिए कर रहे हैं? तो पहला होता है डेटा एनालिटिक्स, कि आप डेटा के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उसको एनालाइज करके हिस्टोरिकल डेटा में बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व, और उसको क्या कर रहे हो, डैशबोर्ड बना रहे हो, या फिर क्या होगा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हो। बस आपका काम यहाँ पे इतने है। देन फिर बिग डेटा का भी कॉन्सेप्ट है। बिग डेटा का कॉन्सेप्ट क्या होता है पता है? बिग डेटा, तो बाय डिफॉल्ट पहले क्या था, 1 GB 2 GB 3 GB इस तरीके से जीबी में बात करते थे। अब जो भी बात होता है टीबीज में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आजकल 5G आ गया है ना। 5G में क्या होता है, 5G में अनलिमिटेड होता है ना। तो अगर आप अनलिमिटेड डेटा यूज करोगे तो क्या होगा, अनलिमिटेड डेटा जनरेट होगा। अनलिमिटेड डेटा का मतलब क्या होगा, तो मान लो बाय डिफॉल्ट एक दिन में आप कितना डेटा जनरेट करते हो? 5G चलाते हैं तो ऑन एवरेज 5 से 10 GB चला जाता है। चाहे करो या ना करो, 5 GB मिनिमम चला ही जाता है। तो ये जो आपका डेटा जनरेट हो रहा है तो वो कंपनी स्टोर कर, अब ये स्टोर करेगी तो क्या होगा कि एक यूजर का है। कि मान लो आप क्या कर रहे हो, म्यूजिक, मान लो नेटफ्लिक्स का ही ले लेते हैं। नेटफ्लिक्स में क्या है कि कितने लोग देख रहे होंगे, कि एक बंदा अगर 5 GB तक का देख रहा है, इस तरीके से उसका क्या है, 1 मिलियन यूजर्स। तो कितना डेटा हुआ डेली के बेस पे? तो हमने क्या करते हैं, टेराबाइट से बात। उस डेटा को मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कोडिंग लेवल पे भी अच्छा खासा काम करना है, आर्किटेक्चर लेवल। तो ये जो बिग डेटा का कॉन्सेप्ट होता है वो आर्किटेक्चर लेवल पे काम, कि डेटाबेस में हमारा डेटा किस तरीके से स्टोर होगा, किस तरीके से रिट्रीव होगा, किसको क्या दिखाना है, किसको क्या नहीं दिखाना है, वो डेटा हम लोग यहाँ पे डिसाइड। बाय डिफॉल्ट हम लोग ज्यादातर होते हैं डेटा इंजीनियर। तो ये हमारा डेटा इंजीनियर्स होते हैं, ये हमारा डेटा एनालिटिक्स होते हैं, वो होते हैं डेटा एनालिस्ट। एंड देन फिर इसी चीज को क्या करते हैं हम लोग, मशीन्स के लिए। यहाँ पे जो आप डिसीजन ले रहे थे वो एज अ ह्यूमन आप ले रहे थे कि किस डेटा पे क्या हमें परफॉर्म करके क्या डैशबोर्ड में। बट ये क्या करेगा कि आपके डेटा के बेस पे वो पैटर्न फाइंड, वो डिसीजन आप यहाँ पे लेते हैं। इसको बोलते हैं एआई। एआई बेसिकली होता क्या है कि एक टूल है। एआई क्या है, टूल है। चैट जीपीटी यूज कर रहे हो तो क्या टूल है, अगर आप क्या कर रहे हो एक्सेल यूज कर रहे हो तो वो भी क्या है, टूल है। बट डिफरेंस क्या है दोनों में? एक्सेल में मैन्युअली करना पड़ता है, चैट जीपीटी सॉरी एक्सेल में क्या करना होगा, हर एक स्टेप आपको खुद से करना पड़ेगा। और चैट जीपीटी में क्या करते हो, एक प्रॉम्प्ट पास करते हो, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो आंसर देता है। तो क्या हो गया, जो चैट जीपीटी में है वो थिंकिंग कैपेसिटी, डिसीजन लेने की कैपेसिटी, लेकिन एक्सेल पे नहीं है। बस इतना ही डिफरेंस हो गया। कोड आया वो तो कहीं ना कहीं एमएलए हो। हाँ, मैंने क्या बोला कि वो आपका एआई है, एआई क्या होता है, टूल होता है। एआई में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि वो खुद से क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है।
आपके बिहाफ में वो खुद से डिसीजन लेगा, लेकिन वो डिसीजन जो लेता है वो लिमिटेड रहता है कि जिस डेटा पे उसको जनरेट किया गया ना या फिर ट्रेन किया गया है उसी लेवल तक वो सोच सकता है। कि अगर आप क्या कर रहे हो, आर्ट्स पे पढ़ रहे हो, अगर मैंने आपको साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो जवाब दे पाओगे? क्यों? तो सिंपल यही होता है चैट जीपीटी में भी, कि जिस डेटा में वो जनरेट सॉरी ट्रेन हुआ है उसका वो आंसर कर सकता है, और अगर जिस डेटा को क्या होगा ट्रेन नहीं रहेगा उसका आंसर वो भी नहीं कर पाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो चैट जीपीटी किससे ट्रेन हुआ है? तो इंटरनेट में जितना भी डेटा है ना वो सारे डेटा को स्क्रैप करके उसके थ्रू क्या गया है, ट्रेन किया गया। इसके बेस पे क्या होता है, केस भी चल रहा है चैट जीपीटी पर। क्या केस चल रहा है? इलीगली क्या है कि वो सबका डेटा चोरी कर, बट वो क्या कहता है कि इलीगली हमने उन्हें चोरी नहीं किया, सिंपली क्या है कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे खरीदा ट्रेनिंग के लिए। सिंपल ही है। तो बड़ी कंपनी है तो उसके बेस पे क्या रहेगा कि वो उसको लेवल पे एक लेवल पे क्या करते हैं, बड़ी कंपनी चीजों को छुपा सकते हैं। तो उसका जो डेटा होता है वो कहाँ से ला रहे हैं किसी को नहीं पता। सर वो जो वेबसाइट होती है जो जैसे आप मान लो कि आपको खुद का कोई पेज बनाना है, आप बस डालते हो कि आपको ये चाहिए, आपके वेबसाइट का वो क्रिएट करते हैं। कहीं ना कहीं तो आपकी वेबसाइट का जो वो है वो के पास भी होगा। तो वो जो डेटा आपके लिए जनरेट हुआ है वो डेटा वो भी क्या करता है उनके पास भी रहता है, उसके बेस पे क्या आता है उसका लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या हो गया कि आप क्या बोल रहे थे फिर क्या जनरेट किया, एंड देन उसमें आप एडिट करते हो, फिर क्या करते हो आप अपने अकॉर्डिंग। ये जो आप एडिट कर रहे हो ना वो बेसिकली क्या हो रहा है, चैट जीपीटी का आप सीखा कि मैंने ये प्रॉम्प्ट पास किया था उसके बेस पे तुमने ये जनरेट किया बट तुम्हें इस तरीके से जनरेट। तो अगली बार जब चैट जीपीटी जनरेट करेगा ना तो डायरेक्टली इस लेवल पे जनरेट। तो हम लोग चैट जीपीटी या फिर कोई भी एआई टूल को फ्री क्यों देते हैं? ताकि तुम्हारे ही डेटा से क्या कर सके उसको सिखा सके, जब एक तरीके से तुम क्या हो। इसीलिए कहा था कि फ्री लिमिटेशंस होते हैं, इसके बाद क्या होता है, और चूंकि फ्री है तो आप यूज करते हो। दूसरा कि इसका भी क्या रहता है, रिसोर्स बहुत ज्यादा जाता है। अगर आपको एक एआई मॉडल यूज करना है तो उसमें क्या होगा कि आपके जीपीयू बहुत ज्यादा कैप्चर होगा। जीपीयू क्या होता है पता है ना? जीपीयू टीपीयू पता है ना? कि बेसिकली होता है कि आपका लैपटॉप कितना फास्ट कंप्यूटेशन करेगा। कि मान लो एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक लैपटॉप उसको 1 मिनट ले रहा है, ठीक है? वही चीज अगर ये सीपीयू में चल रहा है, अगर वही चीज हम जीपीयू में चलाएंगे तो मान लो ये क्या कर रहा है, 10 सेकंड ले रहा है, तो 50 मिनट्स का क्या होगा, 50 सेकंड का आपका टाइम बच गया। वही चीज अगर आप टीपीयू में चलाओगे मान लो ये 1 सेकंड में कर रहे हैं तो आपका क्या हो गया, 59 सेकंड बच रहा है। तो ये क्या होता है, कंप्यूटेशन को फास्ट करता है और कुछ। तो कंप्यूटेशन फास्ट करते हैं क्यों? क्योंकि जो चैट जीपीटी में कोई भी चीज जनरेट होता है वो सारा कॉम्बिनेशन चेक करने के बाद होता है। उसके अंदर क्या होंगे, कुछ पैटर्न होंगे, और वो पैटर्न चेक करेगा कि बेसिकली वो जो आप बोल रहे हो और इसके अंदर जो पैटर्न है कौन सा मैच करेगा। तो जैसे ही मैच होता है तो उसके बेस पे क्या करता है आपको आंसर। तो ये विद इन अ मिली सेकंड आपका पॉसिबल क्यों है? क्योंकि वो क्या है, सीपीयू या जीपीयू में रन। और इसकी प्राइसिंग क्या रहती है? अगर आप 4 जीबी का मार्केट में जीपीयू खरीदोगे तो अप्रोक्स 20K के आसपास चला है। अगर टीपीयू खरीदोगे तो यही आपका 50,000 चला जाए। तो ये देख लो कितना महंगा है। तो इसी चीज का पैसा लगता है AI में। कि आपका जो एआई ब्रेन चलेगा वो किस पे चलेगा? अगर आपने अच्छा खासा कंप्यूटेशन लिया है तो टाइम कम लगेगा, कंप्यूटेशन ज्यादा है अगर आप सीपीयू में रन कर रहे हो टाइम ज्यादा लगेगा, वेटिंग टाइम वो रहता है। वो चीज क्या करते हैं हम लोग, तो हमने क्या बोला कि मशीन लर्निंग जो है वो क्या है, टूल बना रहे हैं। वो टूल सोचेगा कैसे, किस पैटर्न पे सोचेगा, तो हम लोग यहाँ पे पैटर्न पैटर्न फाइंड कर, ठीक है? और उस चीज को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। देन फिर डीप लर्निंग में क्या होता होगा, तो सिंपली यहाँ पे भी पैटर्न फाइंड होगा, यहाँ पे भी पैटर्न फाइंड होगा। बट ये जो पैटर्न होगा वो मशीन, यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा मैनुअली वर्क है, यहाँ पे मैनुअल होगा। यहाँ पे क्या होगा, मशीन से आपके बिहार पे काम करेगा। कि जो पैटर्न आप जो डेटा यहाँ पे डाल देते हैं ना वो क्या कर सकते हो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, बट क्या होगा यहाँ से पैटर्न के बेस पे क्या डेटा रखना है क्या नहीं रखना है वो खुद डिसाइड। कि मान लो आपको क्या करना है, एक हाउस प्राइस प्रिडिक्ट करना है, तो आपके पास 3-4 कॉलम है। हमारे पास क्या है, एरिया है, नंबर ऑफ बेडरूम्स है, देन ओनर का नेम है, देन मान लेते हैं लोकेशन, क्या उसके बेस पे क्या प्राइस है। अब आप बता सकते हो किसी भी फ्लैट का प्राइस किस चीज पे डिपेंड करता है, वो कौन कौन से कॉलम पे। पहला मैंने बताया लोकेशन,
ये भी डिसाइड करता है प्राइस क्या होना चाहिए। दूसरा हमारे पास ऑनर नेम है, ये डिसाइड करता है क्या, ऑनर का नेम है उसके बेस पे क्या होगा, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होगा क्या कुछ, तो ये डिसाइड नहीं करता, तो हम क्या करते हैं इसको, फिर हम लोग हटा देते हैं, ये हमारा किसी काम का नहीं। तो ये क्या होगा, मशीन लर्निंग में आपको खुद हटाना पड़ता है कि कौन सा कॉलम इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट है, आप हटा दें। बाकी डीप लर्निंग क्या करेगा, जैसे आप इस डेटा को क्या करोगे, पास करोगे, तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि कौन सा कॉलम आपके प्राइस के लिए यूजफुल है और कौन सा। लेकिन आपके बिहाफ में अगर वो काम कर रहा है तो क्या होगा, उसको कंप्यूटेशन चाहिए बस, तो उसी में लगता है उसको कंप्यूटेशन। कि मान लो आप किसी भी चीज को काम करवा रहे हैं, कि आपका ये थिंकिंग लेवल कैसे हुआ कि आपको ये चीजें पता है कि हमने क्या किया है कि मार्केट में देखा है कि अगर प्राइस देख रहे हैं तो उसमें प्राइस का जो होता है वो ऑनर के नेम से कुछ भी नहीं। अगर कोई नया बंदा है जिसको ये डेटा के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो वो बता पाएगा कि ये कॉलम इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो ये चीज क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। आपको अगर नॉलेज है किसका, डोमेन का, डोमेन बेसिकली होता क्या है, डोमेन नॉलेज, डोमेन, हाँ, डोमेन नॉलेज, किसी एक चीज के बारे में आपको क्या है कि अच्छा खासा नॉलेज है। तो मान लो ये क्या है, लैंड के बेस पे, तो ये क्या होगा, किस टाइप का होगा, इसको क्या बोलते हैं, हाँ। तो आपको रियल स्टेट का अच्छा खासा नॉलेज होगा, तब क्या कर सकते हैं, उसमें कोई भी डेटा जनरेट होगा तो आप बता सकते हैं। अगर आप क्या कर रहे हो, मेडिकल फील्ड में हो, तो मेडिकल फील्ड का क्या होगा, आपको डेटा का अच्छा नॉलेज होगा। अगर आप फाइनेंस वाले फील्ड में हो, तो फाइनेंस का डेटा का अच्छा नॉलेज होगा। तो वो चीज रहता है, अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो आप मशीन लर्निंग में क्या कर सकते हो, काम अच्छा कर, क्योंकि आपको पता है कौन सा यूजफुल होगा कौन सा। लेकिन अगर आपको उस डोमेन का नॉलेज ही नहीं है तो आप बता सकते हो कि कौन सा कॉलम इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं रहेगा। तो ये चीज हम लोग क्या करते हैं फिर डीप लर्निंग में डिसाइड करवा देते हैं मशीन। तो ये जो पैटर्न फाइंड करता है डीप लर्निंग में, तो वो क्या करता है, पैटर्न कैसे फाइंड करते हैं कोई भी चीज का, तो आप हिट एंड ट्रायल करते हो, यही रहता है ना, कि अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या करते हो, तुक्का मारते हैं। तो डीप लर्निंग भी यही करता है कि जो भी कॉम्बिनेशन होगा सारे कॉम्बिनेशन वो चेक करेगा और उसमें से जो बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा उसको रखेगा, बाकी सबको हटा देगा। तो वो हर एक कॉलम के बेस पे क्या करेगा, रिलेशनशिप फाइंड करके देखेगा, और उसमें से क्या होगा कि जो आउटपुट लाने के लिए बेस्ट है उसको रखेगा, बाकी को नेग्लेक्ट करेगा। सिंपल यही करता है। अब वो हर एक तुक्का परमुटेशन कॉम्बिनेशन चेक करते हैं तो उसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो टाइम को आप रिड्यूस कर सकते हो कैसे, कि मान लो क्या है कि आपको 3:4 करने के लिए बोल रहे हैं, 3:4 तो कितना आएगा, 12। तो आप इजिली कंप्यूट कर पा रहे हो, मैंने बोला 3:4 तो कंप्यूट कर सकते हैं। देन फिर इसी को मैंने कह दिया 21 कर दिया, तो इसको क्या करो, कैलकुलेट करो। तो जिसका कैलकुलेशन फास्ट होगा वो तुरंत कर देगा। जिसको होता है ना कि जो मैथ्स में तेज होता है, फिर जिसका क्या होता है कंप्यूटेशन ज्यादा होता है। जैसे अगर आपने देखा होगा ऐड में भी आजकल दिखता है एबेकस का, तो क्या करते हैं, फिंगर टिप्स पे कैलकुलेट करते हैं। तो उसका क्या होगा, कैलकुलेशन फास्ट, तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। और जिसका स्लो है उसका क्या होगा, आंसर आपको लेट से मिलेगा। दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का आता है। बट क्या है डिफरेंस, क्या है, कंप्यूटेशन, कि कौन कितनी जल्दी करता है। ठीक है, तो वही चीज डिफरेंस रहता है कि डीप लर्निंग में भी क्या होगा, पैटर्न फाइंड करेगा, तो वो हर एक कॉम्बिनेशन चेक करेगा, तो हर एक कॉम्बिनेशन चेक करेंगे तो क्या होगा, टाइम लगेगा। और टाइम का रिड्यूस हम किससे कर सकते हैं, तो जीपीयू के थ्रू कर सकते हैं। तो ये समझ में आया क्या क्या टॉपिक था। तो ये कैसे इंटरकनेक्टेड है। तो एआई को आप क्या समझते थे पहले, एआई क्या समझते थे, एआई क्या था, जैसे बोलते थे ना कि मुझे एआई करना है, इसका मतलब क्या समझते थे आप, सही तरीके से कि उसमें किस टाइप के डेटा में वो ट्रेन किया गया है तभी उसके बेस पे आंसर करें। तो आपको टूल्स के बारे में, अब यहाँ पे जो डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट ये और ये बेसिकली क्या है, ये टूल्स कैसे क्रिएट करते हैं, ये होता है टूल। तो आप यहाँ पे टूल क्रिएशन सीखते हैं। तो मार्केट में एआई दो तरीके से यूज, पहला एआई का यूज करके आप बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। दूसरा एआई का एक खुद से टूल बना सकते हो। आपने क्या किया, एक एआई का नया टूल बना दिया। तो आप यहाँ पे जो सीख रहे हो वो नया टूल बनाना सीखो। साथ ही साथ जो मार्केट में एग्जिस्टिंग एआई है उसका भी हम क्या कर सकते हैं, यूज करके कैसे बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं वो भी देख सकते हैं। तो जैसे बोलते हैं ना कि एआई का यूज करें हम लोग, फाइनेंस में यूज करें, मार्केटिंग में यूज करें,
तो बेसिकली वो क्रिएशंस का पार्ट नहीं, वो सिर्फ सीखते हैं दूसरा कैसे हम एआई का यूज करें। जैसे अगर आप मार्केटिंग का कोर्स लोगे तो क्या रहता है कि मार्केटिंग आप एआई के थ्रू भी करवा सकते हो। तो उसमें क्या होगा, एआई से रिलेटेड जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड एआई टूल्स होंगे आप उसको सीखो। तो आपका वो काम रहता है। तो मार्केट में किसकी डिमांड होगी, यूज का या टूल का? बताओ बताओ सोच के, यूज का ज्यादा है या टूल का ज्यादा? ये का। एक घंटे से ज्यादा नहीं है। हाँ, एक घंटे से ज्यादा नहीं है। तो ज्यादा यूज वाला है या टूल वाला है? यूज वाला। तो अगर आपको लगता है कि मैं ज्यादा टेक्निकल सीख नहीं सकता या फिर मैं टेक्निकल ज्यादा नहीं कर सकता, तो आप यूज पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका यूज भी करना एक क्या होता है, स्किल होता है। ठीक है? किसी से काम करवाना भी क्या होता है, स्किल होता है। तो आप एआई के थ्रू काम करवाओगे तो स्किल्स पे भी क्या है कि मार्केट में डिमांड प्लस, अगर वो एआई स्किल्स के बेस पे काम कर रहे हैं तो क्या होगा कि हर एक बिजनेस प्रॉब्लम के लिए अलग अलग एआई लगता है। तो वो आप क्या करते हैं यहाँ पे, अगर आपको लगता है कि मेरा टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, मैं कोडिंग अच्छे से कर सकता हूँ, मैथ्स अच्छे से समझ में आता है, तो आप डेवलपिंग फेज पे जाओ। समझ में आया? तो डेवलपिंग में क्या आता है कि आप एक टूल बनाते हो, उसको मार्केट में सेल कर सकते हो। और इसमें क्या होगा कि आप टूल की मदद से बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और वो सॉल्यूशन को बेचोगे। ठीक है? तो पैसा दोनों में बनता है। ठीक है? लेकिन क्या होगा, टूल क्रिएशन में टाइम लगता है, लेकिन यूज में क्या होता है कि आपको सिर्फ प्रॉब्लम पता होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सोल्यूशन। तो मार्केट में जितने भी नॉर्मल एआईज है, जैसे आप चैट जीपीटी यूज करते हो, वो क्या हो गया, एक एमएनसी का हो गया। अब उसी का यूज करके क्या करें, छोटी छोटी कंपनीज की अलग अलग सेक्टर को सर्विस देती है कि आप हमारे से एआई खरीदो। देन क्या कर सकते हो, वहाँ पे $20 था, मैं क्या करूंगा $10 पे। तो वो क्या करते हैं उसी एआई का यूज केस पे, तो वो क्या कर रही है, एआई का यूज करके ही किसी स्पेसिफिक बिजनेस को सॉल्व करवा रही है। ठीक है? तो ये रहता है। तो क्रिएशन का पार्ट किस लिए जानना जरूरी होता है, कि अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो क्रिएशन का पार्ट क्यों जानेंगे, कि हो सकता है जो आप एआई से काम करवाना चाहते हो वो काम उस एआई से हो ही नहीं सकता। तो आप क्या करोगे, स्क्रैच से अपना खुद का बना सकते हो, बस इतना ही रहता है। बट क्या है कि आजकल इतने सारे बिग एमएनसीज हैं, वो क्या कर रही है, हर एक सेक्टर पे काम कर रही है। और उसके पास क्या है, दोनों चीज है, पैसा भी है और टाइम भी है ना? तो वो क्या करती है, अपने मार्केट में रिसर्च करती है, उसके बेस पे टूल बनाती है और उस टूल का क्या रहता है, सेल करती है। और वो क्या करती है, छोटी कंपनी यूज करती है। तो वो ठीक है। बाकी इसमें एक आता है डेटा सिक्योरिटी। पर पर जैसे चैट जीपीटी नहीं, बाकी कोई भी ऐप हो गया जो वेबसाइट बनाता है, अब आगे क्या है कि आप प्रॉम्प्ट डालो तो ये सही, वो कैसे हो सकता सेम, कि है? जितना भी उसमें तो वेबसाइट, फ्रॉड नहीं हो रहा है, सिर्फ कोड हो रहा है और वो दिखाता भी है कोड। कि मान लो मैंने बोला, सिंपल सी बात है, इंटरनेट में क्या है, सारे वेब पेजेस है। अगर मैंने बोला कि इस तरीके से वेब पेज चाहिए मुझे, तो गूगल के पास क्या होगा कि आप होस्ट करते हो ना, तो उसका कोड ही होस्ट करते हो, तो गूगल के पास उसका कोड है। तो अगर मुझे इस टाइप का बनाना है तो उसका कोड ये होगा। तो चैट जीपीटी क्या करता है, टेक्स्ट बेस है, तो आपके लिए टेक्स्ट क्या करता है, कोड कर देता है। तो अगर ये कोड कर पा रहा है तो ये क्या होगा, आप ये दिखा सकते हो कैसे रन करके सिंपल। तो ये करता है कि आपके लिए वो भी क्या कर रहा है, टेक्स्ट ही जनरेट कर रहा है, बट वो टेक्स्ट क्या है, कोड के फॉर्म में है। समझे? उसका टास्क है सिर्फ कोड जनरेट करना। तो वो कोड जनरेट करता है और उसके बिहाफ में आपको क्या मिलता है, इस तरीके से पेज मिल जाता है रन करने के बाद। जैसे आपने पाइथन की फाइल जनरेट करवाते होगे, लेकिन उसको रन करोगे तभी क्या आता है, आउटपुट दिखता है। तो वो क्या करता है आपके लिए साथ ही साथ रन भी कर देता है। समझे? कि चैट जीपीटी आपको कोड दे देगा, वो रन नहीं करेगा। लेकिन दूसरा कोई टूल है जो क्या करता है, वेबसाइट आपको क्रिएट करके देता है, तो वो कोड के साथ क्या करता है, उसको रन भी कर देता है, ताकि क्या हो, आपको इंटरफेस भी साथ ही साथ दिखे। समझे? तो ये रहता है डिफरेंस। तो चैट जीपीटी भी क्या कर सकता है, रन कर सकता है, बट क्या करना होगा, फिर आपको रन करने के लिए कमांड डालना पड़ता है, कि आप क्या करते हो, मैनुअली कमांड डालो।
अगर आपको कमांड नहीं डालना तो क्या करते हैं हम लोग, एजेंट्स का यूज करते हैं। एजेंट होते क्या है कि जो आपके बिहाफ में क्या करेंगे, ऑटोमेशन में काम करेंगे, समझे? तो लेकिन अगर ये सब ऐप है तो फिर तो बहुत सारा कोडिंग का तो आधा काम तो अगर चलो मान लिया कि आपका एक वेबसाइट बन गया। अब मुझे क्या करना है कि जो वेबसाइट मुझे चाहिए था, थोड़ा सा इंटरफेस चेंज चाहिए था, वो कैसे करेंगे? टीचर में बोल रहा हूँ जैसे आधा काम तो ये खत्म कर जैसे वेबसाइट बनाना है और मैं उसको लेके फिर उसको कस्टमाइज को कर। तो कस्टमाइज कैसे करोगे जब आपको कोड ही नहीं आता? तो सिंपल सी बात है कि आपको मैंने ये 4 लाइन लिख के दे दिया, लेकिन वो 4 लाइन आपको समझ ही नहीं आता क्या है, तो कैसे कस्टमाइज करोगे? तो उसके लिए आपको आना चाहिए कि बेसिक्स आपको पता होना चाहिए इसका क्या मीनिंग है, तभी आप उसको क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, समझे? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चीजें सीखते हैं। तो कोडिंग आप सीखते हो, बट क्या है कि एक लेवल एक्स्ट्रा है। क्या है कि आप उसको ऑप्टिमाइज करना सीखते हो और उसको कैसे चेंज करते हैं, कौन किसका क्या मीनिंग होता है। इसलिए अगर आप आजकल जॉब इंटरव्यू में देखोगे ना, तो सारी चीजों को मेंशन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको बेसिकली होना चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, पाइथन का भी चाहिए, जावा स्क्रिप्ट का भी चाहिए, जावा की भी चाहिए। बट उसमें से जो स्ट्रांग नॉलेज होगा किसी एक लैंग्वेज का होगा, और बाकी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अगर वो कुछ भी करता है तो कैसे काम करता है वो, बस उनको कोड ना आए, बस क्या कि उसका क्या मीनिंग है वो पता होना चाहिए। इसलिए क्या करते हैं आजकल जेडी में सब मेंशन कर देते हैं कि ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। तो उसका बेसिक मीनिंग होता है कि आपको सिर्फ पता होना चाहिए, बाकी किसी एक चीज में स्ट्रांग नॉलेज होना चाहिए, जिसपे क्या होगा, इंटरव्यू होगा, समझे? तो ये रहता है, ठीक है, कि आपको सिर्फ बेसिक्स पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एआई हमारे हिसाब से नहीं चलता, कि उसका क्या पैटर्न है, वो किस तरीके से सोच रहा है, हमें नहीं पता। तो हम उसको कैसे बताते हैं, तो प्रॉम्प्ट के थ्रू बताते हैं। नेक्स्ट, तो आप बोल सकते हैं एमएल हमारा क्या है, कि ये एआई का ही पार्ट है, जो क्या करता है, मशीन्स को इनेबल करता है, किस लिए, टू लर्न एंड प्रिडिक्ट आउटकम्स, कि क्या रिजल्ट होगा वो प्रिडिक्शंस के लिए, मोर एक्यूरेटली विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, कि जो भी हम लोग इससे पहले कोड कर रहे थे वो इफ एल्स के बेस पे कर रहे थे, अगर ये होगा तो ये आउटपुट शो करना, ये है तो ये है तो ये, इस तरीके से आप क्या करते हो कि मैन्युअली कोड करते थे हर एक कंडीशन के लिए। तो आपको यहाँ पे कोड करना पड़ेगा कंडीशन के लिए नहीं, यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ मॉडल में पैटर्न फाइंड करने के लिए कोड करोगे। लेकिन जो इफ एल्स का रहेगा, जो डिसीजंस का था, वो हम कोड नहीं करते, वो क्या करते हैं, डेटा के बेस पे वो पैटर्न फाइंड कर लेता है। तो वही चीज होता है एक्सप्लिसिटली, कि आपको हर एक चीज के लिए क्या कोड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। दैट दिस मेक्स देम मोर सिमिलर टू ह्यूमंस, कि जिस तरीके से हम लोग पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं, है ना। देन यही हमारा क्या रहता है, मशीन लर्निंग मॉडल से रहता है। और ये क्या रहता है, कंटिन्यूसली लर्न कर सकता है और इम्प्रूव कर सकता है अपने परफॉर्मेंस को। तो ये लर्न और इम्प्रूव किसके बेस पे करेगा, तो सिर्फ डेटा के बेस पे। इसको जो भी चीज मिलेगा डेटा के बेस पे मिलेगा। अगर आपका डेटा सही है तो क्या होगा, आंसर भी सही आएगा, और अगर आपने डेटा ही गलत दिया है तो क्या होगा, आंसर भी गलत करेगा। ये होता है ना, जिस माहौल पे रहते हैं उसी माहौल का होता है ना, कि अगर आप क्या कर रहे हो, चोर के साथ रहते हो तो चोर बन जाते हो, अगर क्या रहते हैं, क्या रहते हैं, आगे बताओ। पुलिस के साथ रहते हो, क्यों नहीं बनते? अगर आप देखोगे ना, सर्कल डिपेंड्स करता है, कि जैसे आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने रहते हैं तो क्या करते हो, आप सर्कल चेंज करके सिर्फ जो तैयारी करते हो उसी के पास चले जाते हो। अगर आपको बिजनेस करना रहता है तो बिजनेस माइंडसेट के जो बंदे रहते हैं उसके साथ रहते हो, तो क्या होता है कि आपको पता चलता है, और उसमें क्या होता है, चांसेस रहते हैं क्या, सक्सेस का। कि वही चीज हम लोग यहाँ पे भी करते हैं, कि जिस टाइप का डेटा दोगे उसी टाइप का रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल है बेसिक्स, कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग किसको कहते थे, और मशीन लर्निंग में क्या होता है। तो सिंपल एक ही चीज दिखेगा आपको, कि आप इसमें पहले डेटा भी पास करते थे, प्लस प्रोग्राम भी करते थे कंडीशंस के लिए, एंड देन वो सारा चीज करते थे, एंड देन फिर आपको आउटपुट आता था। मशीन लर्निंग में क्या होता है कि डेटा क्या होगा और उसका रिजल्ट क्या है, दोनों पास कर दोगे। तो उसी के बेस पे क्या होगा, आपको पैटर्न मिलेगा। पैटर्न मतलब आप जो प्रोग्राम करते हैं वो प्रोग्राम किसका रहता है, पैटर्न फाइंड करने का, एंड देन फिर आपको वो आउटपुट, ठीक है। तो ये सिंपल होता है, और जो पैटर्न फाइंड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल्स, ठीक है, जो हम और आप यूज करते हैं। देन मैंने बताया मशीन लर्निंग क्या होता है, आपसे समझ में। अब टाइप्स देखिए, टाइप्स बेसिकली होता क्या है, तो वो डिपेंड करता है डेटा पे, कि मशीन लर्निंग का जो टाइप होगा वो डेटा पे डिपेंड करेगा। कि मान लो आपके पास जो डेटा है, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था वही एग्जांपल था, तो आपके पास मान लो ये एरिया है और उसका प्राइस है,
इस केस में क्या है कि एक कॉलम में मानो 300 है, प्राइस 5 है, इसका 8 है, इसका 10, इसका 200 है, इसका 40, 5 है, 500 है, इसका इस तरीके से पूरे रख दिया। अब क्या है कि इस एरिया के बेस पे ये प्राइस हमारा इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा वो हम लोग देख लेते थे कोरिलेशन से। एंड देन ये क्या हमारे पास कि किसका क्या प्राइस होगा वो दिया। मान लो मैंने बोला 1000 स्क्वायर फीट है, इसका प्राइस क्या होगा आप मुझे बता सकते हो इस डेटा के बेस पे। इसमें आपको कुछ पैटर्न दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कि अगर 300 एरिया है तो प्राइसिंग कितनी हो रही है 50 चली। अगर वो 800 है प्राइस 10 चली जाए। अगर 200 है इसकी प्राइसिंग 4 चली जा रही है और 5 है तो इसकी प्राइसिंग 70। इस तरीके से 1000 होगा तो कितना जा सकता है, कुछ यहाँ से पैटर्न मिल रहा है तो बताओ। क्या होगा लिखा क्या है? ये बेसिकली एरिया है। 500 एरिया अगर आप स्क्वायर फीट कहीं पे लैंड खरीद रहे हो तो उसका प्राइस 50 लाख पड़ेगा। अगर आप 800 स्क्वायर फीट खरीद रहे हो 10 लाख पड़ेगा। 200 स्क्वायर फीट खरीद रहे हो तो 40 लाख। 500 स्क्वायर फीट खरीद रहे हो तो 70 लाख पड़ेगा। तो मैंने 1000 स्क्वायर फीट खरीद रहे हैं तो उसकी प्राइसिंग क्या होगा? 800 1 करोड़ का है। कितना पड़ेगा? तो सर यही 1,20,000 1 करोड़ 20। 1.2 किया कैसे पड़ेगा? तो आपने यहाँ पे एक पैटर्न देखा होगा कि सब में क्या है कि 20 से ज्यादा है। अगर यहाँ पे क्या है 3 है तो यहाँ पे 5 है। अगर मैं एक बेसिक पैटर्न अपने हिसाब से लेके चलूँ तो यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 10, यहाँ पे क्या है 2 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 7। अगर देखोगे सब में क्या है तो उनका इंक्रीमेंट दिख रहा है। बेसिक हमने एक पैटर्न दिया है, यहाँ पे क्या है 10 है तो यहाँ पे कितना होगा 12 हो सकता है। तो यही पैटर्न फाइंड करता है मशीन लर्निंग कि इनके बीच का क्या रिलेशन है कितना है, ये समझ में आया? अब इसके बेस पे आप क्या कर रहे हो, इसकी प्राइसिंग क्या होगी वो आपने बता दिया। अब ये बताओ ये डेटा क्या यहाँ पे था पहले, लेकिन फिर भी आपने क्या किया इसकी प्राइसिंग बता दिया, है ना? तो वो कैसे पॉसिबल हो पाया? हाँ, पुराने डेटा का है। हाँ, अगर आप डेटा के बेस पे अगर कोड करते तो अगर वो वहां पे है तभी आंसर कर पाता, है ना? इफ एल्स में क्या रहता था वो डेटा है तभी आपको आंसर, अदरवाइज नहीं। लेकिन अगर आप पैटर्न देखते तो आपके पास ये डेटा कुछ भी रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं आंसर। तो सिंपल ये हमारा मशीन लर्निंग, ये आपके पास ये डेटा है और इसके बेस पे ये क्या होगा आंसर। अब ये हो सकता है कि जब भी आप किसी चीज को ट्रेनिंग देते हैं कि मान लो मैंने क्या किया उसको जॉब पे रखा और उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग मतलब मैंने बोला कि ये प्राइस है और इसका क्या है ये एरिया है। मैंने क्या किया फॉर्मूला दे दिया होगा कि इसके बेस पर आप इस तरीके से कैलकुलेट करो। तो इसने जो कैलकुलेट किया तो 300 स्क्वायर फीट का इसने कैलकुलेट कर दिया 50, मतलब सही है। इसने 800 स्क्वायर फीट का जो कैलकुलेट किया उसको इसने 9 बोल दिया। क्या कर दिया 9, 200 का है तो इसको क्या कर दिया 5 कर दिया। इसी तरीके से 500 का है उसको 7 कर। अब यहाँ पे जो आंसर आ रहा है कि मैंने बोला था ये डेटा है इसके बेस पे ये होगा और इसे क्या किया कैलकुलेट करके इस तरीके से। तो क्या आ रहा है डिफरेंस आ रहा है कि एक्चुअल में ये प्राइस होनी चाहिए थी बट इसने कौन सी प्राइस कैलकुलेट कर दी ये वाला। तो इसमें क्या है कि दो प्राइस सही है और दो गलत है। तो इसमें एक्यूरेसी कितना होगा, एक्यूरेसी कितनी है ये हमारे पास क्या था एक्चुअल प्राइस था। अब यही चीज मैंने बोला कैलकुलेट करके तो इसने कैलकुलेट किया और एक का 50 बता दिया, ठीक है इसका 9 बता दिया, इसका कितना बता दिया 50 ना। इसका भी इन्होंने क्या किया 50 बता दिया और इसका बता दिया 7। अब इसमें से क्या है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है दिख रहा है कि पहला वाला सही बताया आंसर, दूसरा वाला गलत है, तीसरा वाला गलत है, चौथा वाला सही। तो इसमें क्या होगा कि एक्यूरेसी कितनी आएगी, एक्यूरेसी कितनी आएगी 50%। तो 50% जितना मैंने एक्यूरेट बताया। अब मुझे क्या करना है आयुष से सिखाना है कि तुमने दो तो सही बताया दो गलत बताए, इसको तुम्हें इंप्रूव करना पड़ेगा। तो इंप्रूव कैसे करेगा कि मैं बोलूंगा कि जो यहाँ पे तुमने प्राइस दिया था 9, यहाँ पे कितना था 10, तो डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों का, एक का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे भी क्या है 40 है तुमने बोला 50, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है 10 का, है ना? तो तुम्हें ये डिफरेंस को जीरो करना पड़ेगा।
अब ये 0 कैसे होगा? तो सिंपली कुछ ना कुछ ये कैलकुलेशंस में कुछ ना कुछ तो यूज कर रहा होगा। ये कैलकुलेट कर रहा है तो किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा है? तो जो कैलकुलेशंस होता है कुछ ना कुछ इक्वेशंस फॉलो करते हैं। तो अगर आपके पास क्या है, सिंपल इक्वेशन के बेस पे कि हमारे पास एक एक्स है और ये हमारा वाई है, ठीक है। तो एक्स और वाई के बीच में अगर हमें कोई भी रिलेशन देखना है तो उसके लिए कौन सा इक्वेशन लगता है, याद है? एक्स और वाई के बीच में अगर रिलेशन देखना है तो कौन सा हमारे पास इक्वेशन था? तो लीनियर था, जो आप लाइन ड्रॉ करते थे, है ना? और इसका फॉर्मूला क्या होता था? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? वाई आपका गिवन है जो प्राइस हो, इसमें प्राइस बोल सकता हूँ। एक्स जो हमारा एरिया है, हमारा ये एरिया। अब जो आयुष गलती कर रहा हो कैलकुलेशंस में, तो उसके पास क्या है? ये और ये दो वैल्यूज। तो हम इसको किसको ठीक करेंगे? तो एम और सी की वैल्यू को चेंज करेंगे तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली इक्वेशंस में चेंजेस होगा। तो मान लो आयुष ने फर्स्ट टाइम में एम की वैल्यू 1 रखा था, तो इसलिए ये आंसर आ रहा था। अब एम की वैल्यू ने 2 रखा, तो अब क्या आ रहा है? करेक्ट आंसर आ रहा है। तो नया इक्वेशन क्या बन जाएगा? वाई इक्वल टू 2x प्लस वैल्यू मान लेते हैं वाई इक्वल टू 1। सी का वैल्यू, सी का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मीनिंग क्या रहता है? ठीक, वहां पे अगर वैल्यू क्या होगा? एक्स जीरो होगा। तो मान लो एक्स जीरो होगा तो वाई क्या होगा? यही हमारा इंटरसेप्ट होगा। कि मान लो आपने क्या किया, एग्जाम्पल में लेते हैं। मान लो आप क्या कर रहे हो, कोई फ्लैट खरीदने जा रहे हो, तो आपको टोकन मनी देना पड़ता है। कि आपको अगर फ्लैट खरीदना है तो मिनिमम 5,000 आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग में टोकन। तो ये क्या होगा? सी मान लेते हैं एक तरीके का टोकन मनी। तो ये हमारा मिनिमम होगा, ठीक है? तो ये हमारा क्या होगा? वाई की वैल्यू। ये समझ में आया अनुराग? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या बता रहा था? कहाँ थे? क्लास में ही थे? यही होता है, जिस समय जो पढ़ा रहे हैं वो नहीं पढ़ते हो, तो फिर कहाँ पे समझ में आएगा क्लास में? कि क्लास के बाद वो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास से पहले पढ़ो, कोई बात नहीं है। लेकिन जिस समय जो पढ़ाया जाए वो तो देखो। क्या बता रहा था, बताओ पहले। आप कह रहे हैं क्योंकि ये जो लाइन इक्वेशन होता है ना, यही किसी भी मशीन लर्निंग का बेस होता है। अगर आपको इतना सही से क्लियर होता है ना तो कोई भी मॉडल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सबका बेस यही है। इसीलिए इतने डिटेल से बता रहा हूँ। आगे जितने भी एल्गोरिथम्स होंगे ना, 8-10, उसको डिटेलिंग में नहीं देखेंगे, कि जिसमें जितना जरूरत होगा उतना देखेंगे। बट इसको डिटेल में क्यों देख रहे हैं? कि ये सबका बेस होता है, समझे? इसीलिए इसका एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रहे हैं, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है, कुछ एरर आ रहा था। एरर कितने का आ रहा था तो हमने वो कैलकुलेट किया था 1 और 10 का, तो टोटल एरर कितना हो गया? 11 का error। अगर इस एरर को हम लोग जीरो कर देंगे, जो यहाँ पे था और यहाँ पे दोनों सेम सेम आने लगेगा, तो वही हम लोग काम कर रहे हैं। तो मशीन लर्निंग में क्या होता है कि वो आपके डेटा के बेस पे क्या होता है, चीजें सीखता है। सीखकर क्या करेगा? गलती करेगा, है ना? तो यहाँ पे इसने क्या किया? गलती किया। अब गलती करेगा तो हमें पता नहीं चाहिए कितना गलती कर रहा है। तो हमने क्या बोला? ये टोटल इतनी गलती कर रहा है। अब इसको क्या करेंगे? उस गलती को सुधारेंगे। तो उसी चीज को हम क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। ये रिड्यूस होगा तो अगर ये जीरो के आसपास रहेगा तो मतलब क्या है? ये सारा चीज सही सही आंसर है ना? तो यही पूरा प्रोसेस रहता है ट्रेनिंग। सिंपली आप क्या करते हो? कैलकुलेट करते हो, सिखाते हो, कुछ गलत होगा उसको क्या करते हो? रिड्यूस करोगे, अंदर रिड्यूस करने के बाद क्या करोगे? दोबारा सिखाओगे। तो ये क्या होगा? एक चलता रहेगा loop। कितने टाइम्स? कि जब तक आपका एक वैसी नहीं रहता। तो आपने बोला कि यहाँ पे 50% एक्यूरेसी है, और मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट वो 80% क्या करें? सही आंसर। तो हम क्या करेंगे? इसमें से 3 डेटा को सही मानो, तीसरे तीसरा डेटा भी बता दिया सही। तो अब इसका कितना आएगा परसेंटेज करेक्ट का? 50%। ऑटोमेटिकली क्या हो गया? 80% हो गया। अब हम चाहते हैं कि मुझे मिनिमम इतना एक्यूरेसी से काम कर सकते हैं, तो फिर क्या करेंगे? रियल वर्ल्ड में इसका टूल बना के यूज करना समझ में आया? अब इसमें क्या होता है कि ये जो इक्वेशन है वो कैसे बनेगा, इसमें जो ये वैल्यू है वो कैसे आएगा, वो चीज पे हम लोग काम, जैसे एरर, ये एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देन उसको कैसे रिड्यूस करेंगे, उस पे मेन फोकस रहता है हमारा, ठीक है? तो उसी को बोलते हैं लर्निंग फेज। तो वो किसके पॉसिबल हो पाया? कि आपके पास एक्स और वाई गिवन था, है ना?
कि आपको क्या है, क्या डेटा है, उसके क्या आंसर करना है, वो आपको पहले से पता था, तभी आप क्या कर पा रहे थे, इम्प्रूव कर पा रहे थे। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं लेबल डेटा। लेबल डेटा किसको बोलेंगे, तो आपके पास एक्स होगा और वाई। एक्स को बोलते हैं हम लोग फीचर्स, कि आपके पास क्या होगा, फीचर्स गिवन होंगे। दूसरा वाई को बोलते हैं टारगेट, आपके पास टारगेट, इसके बेस पे हमें ये एक्शन है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग लेबल डेटा। ठीक है, और अगर आपके पास लेबल डेटा है तो वो किस टाइप का मशीन लर्निंग होगा, तो वो सुपरवाइज। ठीक है, देन अनलेबल में क्या होगा, कि सिर्फ आपके पास फीचर्स होंगे, कोई टारगेट नहीं होगा, कि आपको क्या आंसर फाइंड करना है आपको पता ही नहीं। अगर उस टाइप का डेटा है तो उसको बोलते हैं अनसुपरवाइज। ठीक है, और तीसरा आपके पास कोई डेटा ही नहीं, वो बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। ठीक है, अब अनसुपरवाइज में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अनसुपरवाइज में क्या टारगेट वैल्यू नहीं है, तो क्या बन सकता है, मान लो आपके पास डेटा है कस्टमर का, मान लो आपके पास क्या है, कस्टमर का डेटा है। अब वो कस्टमर को कभी भी बताएगा नहीं वो किस टाइप का है, कि वो प्रीमियम कस्टमर है, देन मीडियम कस्टमर है, या फिर चीप, वो तो नहीं बताएगा आपको। बट क्या है, मान लो आप एक क्या कर रहे हो, स्मार्ट, अब उसमें क्या होगा, कस्टमर आएंगे, कस्टमर का क्या करते हैं, बिलिंग करवाते हो। बिलिंग में क्या आता है, कस्टमर का नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी ये लिखते हैं, एंड देन उसने क्या क्या चीजें परचेस किया है, कितने का किया है, वो डेटा जाता है। अब उसके बेस पर क्या करते हैं, कि मान लो वो डेटा हमने कैप्चर कर, अब उसके बेस पे क्या होगा, कस्टमर का सेगमेंट में डिसाइड करना है कि हमारे पास किस टाइप का कस्टमर ज्यादा आ रहा है। तो मैंने बोला कि जो 500 से कम का बाय कर रहे हैं उसको हम लोग चीप कस्टमर बोलते थे। अगर वो 5 और 1000 के बीच में जा रहा है तो क्या बोलेंगे, मीडियम। और जो क्या है 1000 से ज्यादा का बाय कर रहा है उसको प्रीमियम बोलते हैं। ये बेसिकली हमने क्या किया, एक, दो और तीन, तीन कैटेगरी में ही डिफाइन कर दिया है ना। तो बेसिकली ये क्या करता है अनसुपरवाइज में, ये जो कैटेगरी आप डिसाइड कर रहे हो ये आपके लिए डिसाइड कर, ये आपको कैसे पता चला कि ये 5 से कम ही होना चाहिए, तो ये मैनुअली आपने देखा। लेकिन हम क्या करेंगे, अपने डेटा के बेस पे डिफाइन करेंगे कि कितने से कम का बाय कर रहा है, तो कहाँ पे दिख रहा है डेटा, एंड देन किससे किसके बीच में वो लाई कर रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, एंड देन किससे ज्यादा है तो वो डेटा कहाँ पे लाई कर रहा है। तो वो चीज क्या आता है ग्रुप के बेस। तो जो अनसुपरवाइज में होता है उसमें जो हम क्रिएट करते हैं वो ग्रुपिंग क्रिएट करते हैं। ग्रुपिंग का मतलब क्या हो गया, कि मान लो ये डेटा था, यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, ये पर्पल वाले में रखा एक ग्रुप में, दूसरा जो हमारे पास था डेटा उसको रेड वाले ग्रुप में रख दिया, और जो तीसरा था हमारे पास तो मैंने येलो वाले में रखा। तो ये क्या होगा, तो उसके पैटर्न के बेस पे उसके बिहेवियर के बेस पे क्या होगा, तीन ग्रुप बन गए, कौन कौन सा, तो एक येलो का, एक येलो का बन जाएगा, एक रेड का बन जाएगा, और एक मैजेंटा का जो पर्पल हो गया। तो आपने यहाँ पे भी क्या किया, तीन ग्रुप्स की बना दी। अब इस ग्रुप्स को क्या करते हो आप, दे सकते हो। येलो को मैं क्या बोल सकता हूँ, मीडियम बोल सकता हूँ, तो क्या बोल सकता हूँ, प्रीमियम बोल सकता हूँ इसको। इसके बेस पे उसमें हम लोग जो पैटर्न विजुअलाइज करके देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि जिसकी वैल्यू कम होगी उसको हम लोग चीप बोलेंगे, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसको क्या बोल देते हैं, प्रीमियम। तो ये चीज हम क्या करते हैं यहाँ पे डिसाइड, यहाँ पे सिंपली क्या होगा कि आपके पास जो डेटा रहेगा उसका पैटर्न फाइंड करके उसको क्या करेगा, अलग अलग ग्रुप्स का। अब ये ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने होंगे वो आप डिसाइड कि मुझे इस डेटा का 3 ग्रुप बनाने, 4 ग्रुप बनाने, 10 ग्रुप। वो होता है अनसुपरवाइज। समझ में? अनसुपरवाइज में क्या होगा, अनलेबल डेटा होगा। अनलेबल का मतलब क्या हो गया, कि मेरे पास टारगेट ही नहीं है, कि मुझे क्या फाइंड करना है मुझे पता ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, तो वो रहता है। तीसरा हमारे पास रहेगा रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट में क्या होगा, डेटा ही नहीं है। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप कैसे सीखते हो कोई भी चीज। हिट एंड ट्रायल करते हैं, कि मान लो आपको इस बिजनेस का कोई नॉलेज नहीं है, कि आपको क्या करना है, एक स्टार्टअप ओपन करना है, लेकिन स्टार्टअप का कोई नॉलेज ही नहीं है, तो आप क्या करते हो, हिट एंड ट्रायल करते हो। तो हिट एंड ट्रायल में सक्सेस भी होते हो और फेल भी होते हैं। तो ये चीज यहाँ पे करें कि आप यहाँ पे जो भी काम करते हो हिट एंड ट्रायल के बेस पे, तो आपके पास क्या रहेगा, अगर आपने सही किया, कि आप जो भी चीज चाहते थे अगर स्टार्टअप कर रहे हो अगर उसमें प्रॉफिट आ रहा है तो मतलब क्या है कि आपका बिजनेस सही चल रहा है। अगर उसमें क्या है कि मनी का लॉस हो रहा है मतलब आपका बिजनेस सही चल रहा है। सिंपल इसमें भी होता है कि आपका जो भी लर्निंग होता है वो लर्निंग होता है फ्रॉम, ठीक है, कि आपने जहाँ पे गलती किया है वहीं से आप क्या करते हैं, सीखते हो। इन द सेंस मान लो आपने इस तरीके का गेम खेला हुआ बचपन, क्या रहता है, इस तरीके का रहता था और बीच बीच में बॉल रहते थे,
ये हमारा क्या है कि फाइनल है, यहाँ पे क्या है हमारे पास टारगेट वाला है। तो ये क्या आता है, इस तरीके से वो ट्रैवल करता है, देन यहाँ पे जाता है, तो क्या आता है कि आपका लेवल पास हो जाता है। अगर वो क्या किया, मान लो यहाँ पे फायर है, ये इधर से जाएगा इधर पे, तो क्या होगा, गेम क्या होता है, खत्म हो जाता है। देन आपका क्या होता है, 3 लाइन फिर से, तो आपका 1 लाइन तुरंत वहीं पे खत्म हो जाएगा, फिर 2 बचेंगे। तो ये क्या होता है, चांसेस। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी करते हैं। अगर ये आप क्या कर रहे हो, इस लाइन पे जा रहे हो, तो ये क्या होगा, इसको नहीं पता है किधर जाना है, तो ये रेंडमली मूव करेगा। तो रेंडमली मूव ये ऊपर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, और किसी भी साइड पे जाएगा। अगर यहाँ पे अगर वॉल आता है या फिर फायर आता है, तो हम क्या करेंगे, इसको पेनल्टी देंगे। पेनल्टी मतलब क्या हो गया, ये हो सकता है जो स्कोर होगा वो रिड्यूस हो जाए। तो अगर पहले स्कोर 300 था, फिर क्या कर दूंगा, 30 से रिड्यूस कर दूंगा, 280 बचेगा। तो ये क्या हो गया, एक पेनल्टी हो गया। अब जैसे इसको पेनल्टी मिलेगी, उसको पता चल जाएगा क्या, कि वो रास्ते में मुझे नहीं जाना है। सिंपल सी बात है। अब ये चीज कोडिंग में कैसे होगा, तो सिंपली ये जो पाथ होगा ट्रैवल करेगा, तो हम क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे। यहाँ पे हमने मिस्टेक किया था, तो जहाँ पे हमने मिस्टेक किया था उसको स्टोर करके रखेंगे। जैसे स्टोर करते हो वो मिस्टेक, उसको दोबारा आप क्या करते हो, रिपीट नहीं करते, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि अपनी गलतियों से सीखो। लेकिन फिर क्या रहता है, एक बंदा वही गलती बार बार करता है, मतलब क्या है कि वो गलती करता है बट उसको वो उसको इम्प्रूव नहीं कर रहा है। इम्प्रूव क्यों नहीं कर रहा है, उसके माइंड में वो गलती बार बार वो स्टोर नहीं कर रहा है कि ये गलती है। तो यही चीज होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टोर होता है। तो स्टोर होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करेगा। अगर रिपीट करेगा तो क्या होगा, मेरे जो पॉइंट्स है वो रिड्यूस। तो फिर क्या करेगा, वो दूसरा पाथ, कि मैं यहाँ तक जा रहा हूँ बट यहाँ से मुझे सीधे नहीं जाना, इधर भी जा सकता। अब इधर में क्या होगा, या तो लेफ्ट जाएगा या तो राइट जाएगा या तो फिर अप जाएगा, है ना। तो अगर मान लो उन्होंने लेफ्ट पे, तो लेफ्ट में क्या है कि वॉल है, तो भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। कि तुम वॉल की तरफ जा रहे हो, फिर से क्या होगा, तुम्हारा 20% क्या होगा, तो ये क्या होगा, रिड्यूस होते जाएगा। कब तक, जब तक इसको फाइनल डेस्टिनेशन। तो ये हर एक कॉम्बिनेशन शिफ्ट करेगा। जहाँ पे वो गलत कर रहा है उसको भी क्या करेगा, दोबारा स्कोर करेगा, ताकि वो क्या हो, वो गलती दोहराए ना। ठीक है? तो इसी तरीके से क्या होता है, ये सीखता है। ठीक है। अब ऐसा हम लोग करते क्यों होंगे इसको, मिस्टेक्स से क्यों सिखाते होंगे, क्योंकि उस टाइप का डेटा हमारे पास है ही नहीं, है ना। कि मान लो आप क्या करें, ड्राइवरलेस कार बनाना चाहते हो, लेकिन उससे रिलेटेड हमारे पास कोई डेटा था पहले, पहले तो कोई ड्राइवरलेस कार नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें चीजें एक्सपेरिमेंट बेस होता है। जैसे टेस्ला हो गया, गूगल हो गया, उन्होंने क्या किया इसी तरीके से। अगर मान लो कि उन्होंने टेस्ला कंपनी स्टार्ट की, तो कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ होगा ऑटोमेशन का काम, बताओ, किसी को याद है कि टेस्ला कार कब से आपने देखा है, 16 से, और बनना कब से स्टार्ट हुआ है। हम्म, जैसे गूगल का था तो वो 2008 में स्टार्ट हुआ था ऑटोमेशन का। इसका कितना में हुआ है, हम्म, ये देख रहे हैं कि मान लो अभी टेस्ला की जगह पे गूगल का ही लेते हैं। तो गूगल ने कब स्टार्ट किया था अपना कंपनी, है कि 2009 से स्टार्ट किया। और अभी 10-12 साल के बाद आपको क्या मिल रहा है, ऑटोमेशन कार का फीचर्स। वो भी अभी क्या है, बहुत महंगा है। कि जो बड़ी कंपनीज है या फिर जो क्या है कि बड़े स्टेट्स हैं या फिर बोल सकते हैं कंट्री, डेवलप कंट्री है, वहाँ पे चलता है। इंडिया में है तो बहुत कम है ना। तो ये चीज क्या है कि अभी भी डेवलपिंग फेज पे है, क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड डेटा नहीं है। प्लस इसको हम लोग डायरेक्टली मार्केट में उतार भी नहीं सकते, तो उतार देंगे तो क्या होगा, और उससे क्या होता है, दो चीजें लॉस होगा, लाइफ और मनी। और जो क्या आता है, कोई भी बिजनेस नहीं चाहता, ठीक है? कि दो चीजें नहीं होगा तब क्या कर सकते हो, वो बिजनेस मार्केट में आ सकता है। ठीक है? तो वो चीज हम लोग क्या करते हैं, ये नहीं, तो वो चीज यहाँ पे भी रहता है। तो ये कहता है री एनफोर्समेंट लर्निंग। तो मशीन लर्निंग में जो हम लोग टॉपिक देखेंगे डिटेल में, वो आपका दो होगा। पहला एक ये होगा सुपरवाइज, तो दूसरा अनसुपरवाइज। बाकी री एनफोर्समेंट क्या होता है, एक पूरा अलग से ही चैप्टर हो जाता है।
कि आपको अगर इसको पढ़ना है तो पूरा अलग से ही क्या रहेगा, पूरा टॉपिक रहेगा। बाकी ये क्या रहता है मशीन लर्निंग में, ये समझ में। अब सुपरवाइज में भी क्या होंगे, दो तरीके का होगा, एक होगा क्लासिफिकेशन और एक होगा रिग्रेशन। मीनिंग क्या होता है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन का, बता सकते हो? बताओ क्या होता है। ये हमारे पास तरीके से यहाँ पे भी फीचर था। ये भी हमारा क्या है वाई। आपको मार्केट में इस तरीके से दो डेटा दिए। लेबल डेटा क्या होता था, लेबल डेटा क्या होता था अनुराग, लेबल डेटा इंफॉर्मेशन समझ के बता देते से सारी इंफॉर्मेशन बोले एडवांस करते हैं कैसे ना पाउचर जाता है सो भाई बोलो यार बस बात करें ज्यादा नहीं दे पाएगा छोटा सा दिमाग 1 घंटे क्लास का बहुत हो गया है ऐसा करके चला ऐसा पूरी कहानी उसी में था, तुम उसी चीज को फिर बोलोगे कि आगे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि लेबल अनलेबल ही आगे जाके बोलेंगे। अगर लेबल अनलेबल नहीं समझ में आया तो फिर आगे कैसे समझ में आएगा चीजें। क्या होता था नितीश, लेबलिंग में पूरी इंफॉर्मेशन रॉ डेटा पेन का रखा याद है। रॉ डेटा रॉ डेटा, रॉ डेटा के साथ रॉ डेटा तो हमारा नॉर्मल होता है दोनों में क्या होगा रॉ डेटा जिसमें कैटेगरी हो मतलब कि एक दूसरे से कनेक्शन बैठा सिंपल है कि जो आपके पास डेटा होगा उसका क्या हमारे पास फीचर्स हैं और उसके बेस पे आपको क्या फाइंड करना है दोनों के बेस कि मान लो ये डेटा है और इसके बेस पे मुझे ये निकालना है, तो ये दोनों आपके पास है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये इनपुट हो गया और ये हमारा आउटपुट, तो दोनों गिवन। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं लेबल डेटा। ये हमारा क्या हो गया एक्स हो गया, एक्स को यहाँ पे लेबल। लेबल का सिंपल मीनिंग है कि हमारे पास मान लो 500 स्क्वायर फीट, इसकी प्राइस कितनी होगी, मैंने बोला 50 लाख। इनपुट आउटपुट दोनों को सिंपली क्या होगा कि इस स्क्वायर फीट के बेस पे इतना प्राइस जाएगा, वो मैंने आपको बता दिया। अगर ये चीज आपके पास गिवन है, इसकी चीज को हम लोग बोलते हैं लेबल डेटा। अगर मेरे पास क्या है, मैंने बोला 700 स्क्वायर फीट और इसका क्या है मुझे नहीं, तो ये क्या हो गया अनलेबल डेटा कि इसका आउटपुट आपके पास है ही नहीं। तो जो लेबल डेटा होगा वो भी दो तरीके से होगा। पहला, या तो वो कंटिन्यूस होगा या तो वो डिस्क्रीट। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता था, वो तो लेबल और लेबल के बेसिस। कंटिन्यूस क्या था, सिंपली इसमें क्या होता है नंबर्स। कैटेगरिकल क्या होगा, सॉरी क्या होगा, डिस्क्रीट क्या होते थे, जो कैटेगरिकल होगा। तो आपका आउटपुट क्या हो सकता है, नंबर के फॉर्म में भी आ सकता है या तो फिर कैटेगरी के फॉर्म में आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हाउस प्राइस का, दूसरा सेल्स अमाउंट क्या होगा, तीसरा रेटिंग। तो ये क्या होता है कंटिन्यूस नंबर के बेस पे। तो ये हमारा क्या हो गया वाई, जो हमारा कंटिन्यूस नंबर होगा तो उसको बोलते हैं regression, ठीक है? जो नंबर होगा कंटिन्यूस होगा तो उसको बोलते हैं रिग्रेशन। एंड देन वही चीज क्या होगा वाई हमारा क्या रहेगा कि मान लो आपके पास क्या है, ये सारे फीचर्स थे। अब उस फीचर्स के बेस पे बताना है कि ये कैट होगा या डॉग होगा। तो ये चीज क्या रहेगा कि दो ही वैल्यू रहेंगे, आपको जो भी प्रिडिक्शन करना रहेगा वो आपको दो वैल्यूज में ही प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, या तो वो कैट रहेगा या तो डॉग होगा। या फिर हो सकता है कि आपके पास चार है, कैट, डॉग, हॉर्स। तो आपके पास क्या रहता है फिक्स नंबर ऑफ आउटपुट रहता है, इसमें आपको चार में से कोई एक होगा उसी में से बताना है।
तो वो हमारा होता है कैटेगरिकल, और उसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जो हमारा क्या होगा, सुपरवाइज होगा, मतलब लेबल डेटा का होगा, उसमें दो तरीके से डिवाइड करेंगे, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। ये समझ में आया? हाँ, तो इसका नंबर, जिसका आउटपुट क्या होगा कि डिस्क्रीट होगा। डिस्क्रीट का मतलब सिंपल होता है कि रियल वर्ल्ड में देखेंगे तो प्राइस, अगर आपको हाउस का प्राइस प्रेडिक्शन का एक सिस्टम बनाना है, तो जब भी प्राइस आएगा तो थोड़ा सा भी चेंजेस करोगे तो क्या होगा, सबका प्राइस अलग अलग आएगा, कभी भी सेम नंबर्स नहीं आए। बाई चांस एक दो का सेम आए, बट क्या होगा, कभी भी सेम नहीं आए, तो उसको बोलते हैं रिग्रेशन। ठीक है, सिंपली हमारे पास कैटेगरिकल का मतलब क्या होगा कि फिक्स नंबर ऑफ आउटपुट। जैसे मैंने बोला कि आपके पास क्या है कि कुछ फीचर्स है, ठीक है, ईयर्स हो गए, जैसे मुझे क्या करना है, एनिमल प्रेडिक्शन कि वो कौन सा एनिमल है, तो आपके पास सिंपली क्या है, चार एनिमल्स के केस, कैट है, डॉग है, हॉर्स है, या फिर काव है। तो उनके फीचर्स के बेस पे आपको क्या करना है, बताना कि कौन सा हो सकता है। तो बचपन में क्या करते थे, फोटो दिखाते थे, उन्हें पूछते थे क्या बताओ ये कौन सा है। तो ये क्या होगा, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या था, फिक्स नंबर ऑफ कैटेगरीज। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लासिफिकेशन, जिसमें क्या होगा, फिक्स नंबर ऑफ कैटेगरीज होते हैं किसमें, तो जो हमें फाइंड करना रहता है वाई। तो वाई हमारा क्या हो गया, कैटेगरिकल हो गया, और कैटेगरिकल हो गया तो वही हमारा क्या रहता है, क्लासिफिकेशन। कि आप क्या कर रहे हो, जो भी रहेगा डेटा उसको क्लासिफाई कर रहे हो अलग अलग सेक्टर। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या था, एनिमल के बेस। तो ये कौन सा एनिमल है, मान लो आपके पास क्या है, इसकी हाइट 600 मिलीमीटर है, ये क्या है, क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, डॉग के फीचर्स क्या क्या दे सकते हैं, टैक्स के बेस पे, और then क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी के बेस पे, फ्लेक्सिबिलिटी ना के बराबर है, या फिर बोल सकते हैं इसको फ्लेक्सिबिलिटी है। देन कोई और फीचर्स, मतलब जितने भी फीचर्स होंगे आप वो कंसिडर कर सकते हो। अगर आप देखोगे इन चारों में फ्लेक्सिबिलिटी किसमें होता है, ज्यादा फ्लेक्सिबल कौन होता है, कैट। तो आपको कैसे पता चला, उसके फीचर के बेस पे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा एनिमल होगा, तो कैट, तो आप बोलोगे कि ये कैट। तो ये चीज आप जब प्रिडिक्ट करते हैं इनके फीचर्स के बेस पे, तो ये होता है क्लासिक। क्यों, क्योंकि इसमें फिक्स कैटेगरी है, इसी वजह से आपको फाइंड समझ में आया? लेकिन प्राइस में क्या था, कोई फिक्स कैटेगरी नहीं था कि प्राइस इतना ही होगा, इतना ही होगा, इतना ही। तो वो रिग्रेशन, ये समझ में आया? कि जितने भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के बेस पे। दूसरा हमारे पास था अनसुपरवाइज, इसमें क्या था, मैंने बताया था, अनलेबल। अनलेबल डेटा होता है, अनलेबल का मतलब क्या हो गया, जिसमें टारगेट नहीं होगा, आउटपुट नहीं होगा। अब आउटपुट नहीं है तो उसका क्या करोगे आप, तो ग्रुपिंग नहीं कर पाओगे। तो ग्रुपिंग का हम लोग क्या बोलते हैं, क्लस्टर, याद है ना, ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्लस्टर। तो आप इसमें जो भी क्रिएट करते हो वो क्लस्टर प्रॉब्लम। बाकी ये क्या होता है, रीइंफोर्समेंट, तो वो हम लोग देखेंगे। तो यही चीज हमारा क्या था, टाइप्स। तो यहाँ पे क्या एग्जांपल के फॉर्म में थोड़ा सा, कि सुपरवाइज का मतलब क्या हो गया, जिसमें लेबल डेटा होगा, मतलब एक्स और वाई गिवन होगा। देन वो क्या करेगा, लर्न करेगा एक्स से, एंड देन वाई आपको क्या करेगा, प्रिडिक्ट करके बताएगा। देन मेक प्रिडिक्शंस, और जैसे कैट डॉग का या एनिमल्स के बेस पे, देन ये क्या बोल रहा है तो उसके बेस पे। देन हमारे पास क्या, अनसुपरवाइज। अनसुपरवाइज में क्या होगा कि सिर्फ आपके पास एक्स होगा, तो एक्स के बेस पे क्या कहते हो, लर्निंग होता है ना। अब ये जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर अलग अलग कलर्स दिख रहे होंगे तो किसके बेस पे दिख रहा है, अलग अलग ग्रुप्स दिख रहा है। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, तीन ग्रुप्स, किसके बेस पे, तो जिस हिसाब से आपने वहाँ पे पैटर्न फाइंड किया, तो समझ में आया? अब ये क्या है, रेनफोर्समेंट, इसका एग्जांपल यहाँ पे दिखा है। इसमें होता है एजेंट, जो क्या करेगा, काम करेगा। दूसरा होता है एनवायरमेंट, में वो पूरा काम होगा। ठीक है, अंदर इसमें क्या रहता है, कि आप जो एक्शन लोगे उसके बेस पे आपको क्या मिलेगा, या तो रिवॉर्ड मिलेगा या तो पेनल्टी। ठीक है, तो इन्होंने क्या होता है, एग्जांपल दिया अल्फागो का। अल्फागो क्या है, एक गेम है, एआई गेम है, जो क्या किया था, गूगल ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था रीइंफोर्समेंट। तो ये है, समझ में, एग्जांपल के फॉर्म में। तो सेम चीज आपको दोबारा यहाँ पे भी दिखेगा, कि यहाँ पे क्या है, फिगर के फॉर्म में। अब इसमें एक एक्स्ट्रा है, सेमी सुपरवाइज। तो सुपरवाइज आपको समझ में आया, अगर कंटिन्यूअस टारगेट होगा तो क्या होगा, रिग्रेशन होगा, उसका एग्जांपल हाउस प्राइस। अगर क्या है, कैटेगरिकल टारगेट है तो उसका क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा, उसका एग्जांपल है मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल इमेजिंग का मतलब क्या हो गया, कि जैसे आप क्या करते हो ना, एक्सरे एमआरआई करवाते हो, देन फोटो के बेस पे बताते हो कि इनको कैंसर है या नहीं है, तो वो चीज रहता है प्रेडिक्शन।
देन अनसुपरवाइज में क्या होगा, टारगेट होगा ही, इसके बेस पर आप क्या करते हो, या तो क्लस्टर बनेगा या तो एसोसिएशन। क्लस्टर में क्या होगा, सेम बिहेवियर होगा, कि जैसे मान लो कि आपने क्या किया कि मुझे भी क्या करना है कि कस्टमर्स को ऑफर देने हैं, लेकिन वो क्या है फर्स्ट टाइम आया है, तो उसको किस टाइप का ऑफर दे सकते हैं, तो हम देखेंगे कि उसने जिस तरीके से बाय किया है, कोई पुराना कस्टमर भी सेम तरीके से बाय कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर उस तरीके से बाय कर रहा है तो जो पुराने कस्टमर को ऑफर दे रहे थे वही ऑफर क्या करेंगे, इसको भी दे देंगे, तो सेम ऑफर क्या होता है, आपको भी मिल जाता है। तो वो होता है क्लस्टर पैटर्न के बेस पे, उसमें कस्टमर सेगमेंट का आ गया। दूसरा होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या होता है कि सेम चीजें नहीं होंगी, बट क्या होगा, एक दूसरे से रिलेटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन में आप कुछ भी बाय करते हो, मान लो आप लैपटॉप बाय कर रहे हो, तो आपको नीचे दिखाता है कि आप क्या कर सकते हो, इसके साथ कीबोर्ड भी बाय कर सकते हो, माउस भी बाय कर सकते हो, एंड देन उसकी प्राइसिंग इतनी होगी, है ना। तो वो कैसे दिखाता है कि इसका रिलेशन इसके साथ हो सकता है, उसके जगह उसके अलावा और कुछ भी क्यों नहीं दिखाता, क्योंकि बेसिकली उसको पता है कि मार्केट में क्या है कि कोई भी बंदा मुझसे बाय करने आ रहा है, तो लैपटॉप बाय कर रहा था तो उसके साथ लैपटॉप का माउस और कीबोर्ड भी बाय कर रहा था, तो मतलब कि जो नया यूजर आ रहा है लैपटॉप बाय कर रहा है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इसको रिकमेंड कर सकते हैं। रिकमेंड करने से क्या बेनिफिट होता है कंपनी का, तो सिंपल सेल्स इंक्रीज होता है। अगर मैं उसकी जगह पे क्लोथिंग का रिकमेंड करने लगूंगा तो क्या होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो उससे एसोसिएट नहीं है, तो सिंपल एसोसिएशन। तो इसमें क्या है, मार्केट बास्केट एनालिसिस, कि किसके बेस पे हम लोग क्या दे सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी के बेस पे क्या रहता है कि जहाँ पे भी मॉल पे जो भी प्रोडक्ट रहता है ना, इसी के बेस पे डिसाइड होता है कि किसके बाद कौन सा प्रोडक्ट रखा जाएगा, ताकि क्या हो कि वो बाय कर ले, कि अगर ये बाय कर रहा है तो ये भी बाय कर लेगा। तो ये क्या होता है, स्ट्रेटेजी होती है कोई भी चीज कहाँ पे रहती है। ठीक है, देन आपके पास क्या था, क्या हो गया, सेमी सुपरवाइज का मतलब क्या होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन, सुपरवाइज का अनसुपरवाइज का, मतलब उसमें क्या होगा, मिक्स डेटा होगा, कुछ सुपरवाइज मतलब क्या होंगे, कुछ लेबल होंगे कुछ अनलेबल होंगे, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक चीज में कन्वर्ट कर लेंगे, या तो सबको लेबल कर देंगे या फिर सबको अनलेबल कर देंगे। अगर सबको लेबल कर दोगे तो किस टाइप का बन जाएगा, सुपरवाइज का बन जाएगा। अगर वो सुपरवाइज का बन जाएगा तो क्लास, देन अगर वो हमारे पास है, जैसे यहाँ पे दिया एग्जांपल टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जैसे अगर आप क्या देखते हो कस्टमर का सेगमेंट, कि जो कस्टमर फीडबैक दे रहा है या फिर जो भी कमेंट कर रहा है वो क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल, कैसे पता चलता है, उसके वर्ड से पता चलता है। तो वो चीज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा क्या था, क्लस्टर। क्लस्टर किसका था, तो अनसुपरवाइज, सबको क्या करोगे, अनलेबल कर दोगे एंड देन बुकिंग स्टार्ट। तो ये चीज रहता है। देन रीइंफोर्समेंट है, रीइंफोर्समेंट में क्या है, कैटेगरिकल हो सकता है और टारगेट वेरिएबल नहीं भी हो सकता। इसके बेस पे क्या है, क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि मार्केट ऑप्टिमाइज करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका जो एड चल रहा है आप उसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो कि आप फिक्स पॉपुलेशन से करते हो, कि मान लो हमारा जो टारगेट ऑडियंस होगा, जिसका मान लो क्लोथिंग जो हम लोग सेल कर रहे हैं वो क्या है कि एडल्ट का है, तो एडल्ट का एज कितने से कितने के बीच में होता है, 20 से मान लेते हैं 40 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ वही टारगेट ऑडियंस को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, और उसके बेस पे क्या होगा, हिट एंड ट्रायल चलेगा कि उसी में से क्या है कि हमारा 30 वाला ज्यादा दे रहा है, 40 वाला ज्यादा दे रहा है या 20 वाला ज्यादा दे रहा है, उसके बेस पे क्या करते हैं हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं। अगर 30 वाला ज्यादा दे रहा है तो हम लोग फिर से क्या करते हैं, टारगेट करते हैं किसको, ज्यादा टारगेट करेंगे 30 को, तो हम क्या करें, चीजों को धीरे धीरे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो वही चीज इसमें, तो आप क्या करते हो, पहले कैटेगरी में डिफाइन कर लीजिए, देन इसमें क्या है, कंट्रोल के बेस पे। कंट्रोल का मतलब क्या हो गया, कि वही पेनल्टी के बेस पे, अगर उसने सही काम किया है तो क्या करेंगे, रिवॉर्ड, अगर उसने सही काम नहीं किया है तो पेनल्टी। पेनल्टी का मतलब क्या आता है कि वो डेटा स्टोर करके रख लेता है। ठीक है, तो जब डेटा स्टोर कर लेगा तो क्या होगा कि वो दोबारा उस डेटा को रिपीट नहीं करेगा। तो ये रहते हैं एग्जाम्पल्स, है ना। इसमें एक पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक देख लेंगे उसके बाद बस। ठीक है, अभी तो इंट्रोडक्शन ही था। आज के लिए सर इतना काफी है, 500 हो जाएगा। एक पैरामीट्रिक, क्योंकि ये क्या है ना कि इसी से पुराने वाले से ही रिलेटेड है, आप ब्रेक दे सकते हैं 5 मिनट का, बस पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक देखेंगे, कैसे इतना ही है। तो आज का इतना ही था। आगे कौन सा सबसे ज्यादा एफर्ट दिया है ऑफलाइन यूज एलएम स्टूडियो, आलोक बताओ लेबल और अनलेबल क्या था। हम्म, पूरा क्लास निकल गया है लेबर और अनलेबल समझाने में, अब बताओ।
गुरप्रीत बताओ, लेबल और अनलेबल। क्योंकि आपको डेटा ही नहीं पता चलेगा कि लेबल है कि अनलेबल है, तो आगे काम कैसे करेंगे। हाँ, सही बता रहा है सोनल। तो तुम इनपुट पे क्यों बात कर रहे थे? अरे वो सर वही मिक्स गलती करता है ना। आउटपुट हो हाँ, तो यही कहानी थी। एमएल के कितने टाइप्स होते हैं बताओ? एमएल के कितने टाइप? कौन कौन सा? हाँ हाँ, सुपरवाइज ये एक रीइंफोर्समेंट। अब तो देख लिया था रेन फॉरेस्ट नहीं है, रैंडम फॉरेस्ट नहीं है, ये रीइंफोर्समेंट है। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है ना, कि हमने जो मॉडल्स को बताया वो तीन टाइप्स के बताया, लेकिन उसके अंदर जो एल्गोरिदम्स होंगे उसको भी क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक होता है पैरामीट्रिक और एक होता है नॉन पैरामीट्रिक। तो पैरामीट्रिक्स में बाय डिफॉल्ट जो एग्जांपल रहेगा वो लीनियर इक्वेशंस करेगा। लीनियर इक्वेशंस होते क्या है? इक्वेशंस क्या था बता सकते हो? लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला था y इक्वल टू एम एक्स प्लस, ठीक है। और एक ये होता है हमारे पास डिस्टेंस इक्वेशन। डिस्टेंस का इक्वेशन क्या होता है? वो वाला नहीं, पॉइंट के बेस पे, जो नाइन्थ क्लास में पढ़ते थे, पाइथागोरस परिमेय का। जैसे ये रहता था ना, कि मान लो आपके पास क्या है, ये है, आपको बी जाना है, तो कैसे निकालते थे ए से बी का डायरेक्शन, कि कितना डिस्टेंस है। तो आप यहाँ पे इसका पॉइंट लेते थे। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या था, पाइथागोरस परिमेय, और उसको क्या बोलते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो कैसे होता है, तो रूट अंडर इस तरीके से लिखते थे, पीडीएफ डाल दो वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू सर अभी पूछ रहा है पीडीएफ एक्स टू वाई एक्स टू, ये चीज मैं शेयर कर दूंगा। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे होगा, ठीक है। सर इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे है ठीक है, अब इधर देख लो, क्या नाम है, अनुराग। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आता है ये बताओ? नहीं ये अभी मैंने बताया कि वो स्पीड वाला नहीं बताना है, हमें पॉइंट्स के बेस पे बताना है। बताओ, क्या बोलते थे उसको? यूक्लिडियन डिस्टेंस बोलते थे, यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लास 8 या 9 में है। हाँ? तो उसी में बोलते हैं यूक्लिडियंस डिस्टेंस निकालना है, इसलिए डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। तो ये दो फॉर्मूला के बेस पर हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। पैरामीट्रिक्स में क्या होता है कि आपके पास कुछ ऐसे भी वेरिएबल्स होंगे जिसको आप क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक्स है और वाई है, अगर आप इसमें कोई भी चेंजेस करते हो तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मार्केट से आपको मिलता है, कि आपके पास एक्स भी दिया हुआ है मार्केट के थ्रू, मतलब कि जो भी बिजनेस प्रॉब्लम होगा वो आपको दे देगा कि ये डेटा है, इसके पे आपको काम करना है। तो आप तो डेटा तो नहीं चेंज करोगे, क्योंकि क्या है कि वही हमारा बिजनेस है। तो हम क्या चेंज करके बेस पे क्या करेंगे, आंसर लाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशंस में अगर आप देखोगे तो आपके पास दो चीजें एक्स्ट्रा है, एम और सी। तो हम एम और सी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से वैल्यू। तो एक ही रहता है एम, तो हम अपने हिसाब से सी की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं ना, एम की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। सर लेकिन अगर हम एक पॉइंट की बात करें कोई नहीं तो पूरे लाइन के लिए सी एक ही रहेगा, लेकिन हर एक पॉइंट के लिए एम चेंज नहीं, दोनों आप क्या करते हैं ना, कि मान लो सिंपल एग्जांपल के फॉर्म में, यहाँ पे आपके पास क्या है, कुछ डेटा है, ठीक है?
अब इसमें से क्या करोगे आप, आपके पास इस तरीके से डेटा पॉइंट है। अब इस डेटा पॉइंट से क्या करते हो आप, एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना चाहते हो, कैसे करोगे, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसमें से बताओ कि कौन सा लाइन हमारा बेस्ट होगा सारे डेटा पॉइंट पर रिप्रेजेंट। कैसे पता चल रहा है, सर ग्रीन होना सेंटर में, तो ग्रीन लग रहा है, हाँ? ग्रीन सबसे ज्यादा लगेगा ना, ग्रीन तो आप ज्यादा क्या होगा, 10, 30। तो या तो सेकंड लाइन ले सकते हो या फिर थर्ड लाइन ले सकते हो। इधर देखो अनुराग, ये पता है कि नहीं करनी, ये कितना का हो रहा है पॉसिबल। तो इसमें से कौन सा बेस्ट लाइन होगा हर एक डेटा पॉइंट के लिए, बीच वाले, पर्पल पर्पल, पर्पल हो सकता है या तो फिर हमारा ग्रीन हो सकता है। अगर देखोगे तो रेड डॉटेड इधर भी है, मिडिल में कौन सा है, तो ये ग्रीन वाला ज्यादा पॉसिबल है कि हम लोग ग्रीन वाला लें। अब इसमें जो डिसाइड हो रहा है वो किसके बेस पे डिसाइड हो रहा है, क्या आपने डायरेक्ट बोला ये ग्रीन वाला, तो ये ग्रीन वाला, ये रेड वाला, ये ब्लू वाला में क्या डिफरेंस है। हर एक लाइन को अगर ड्रॉ करें तो हर एक लाइन पे क्या क्या डिफरेंस है। पहला स्लोप का डिफरेंस, स्लोप हमारा क्या है, इसमें ज्यादा है इसमें कम। स्लोप बेसिकली होता क्या है, याद है, स्लोप इंडिकेट करता है नेगेटिव नहीं पता ना। स्लोप बेसिकली होता क्या है कि वो कितना हमारे पास क्या है, बेस से इंक्लाइन और डिक्लाइन है। अगर इस तरीके से आप करते हैं, ये क्या होगा 90%। अगर आप क्या करते हैं इस तरीके से क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं 45। तो स्लोप क्या डिपेंड करता है कि कौन सा लाइन किधर जाएगा एक डेटा पॉइंट से। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ पे जाएगा। तो ये हमारा क्या है, स्लोप के बेस पे। दूसरा इंटरसेप्ट, कि अगर आप मैंने बोला इस डेटा पॉइंट के बेस पे क्या करना है, इधर देखो लाइन ड्रॉ करना है। तो इस लाइन को हम किस तरीके से यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये हो गया। तो ये हमारा क्या करेगा, कहीं ना कहीं वाई पे भी कट करेगा। तो वाई का मतलब क्या हो गया, यहाँ। तो यहाँ पे जो कट करता है उसका मीनिंग क्या होता है, और सी का क्या मीनिंग निकलेगा, वही बताया था थोड़ी देर पहले। इसका क्या मीनिंग निकल रहा था लाइन क्वेश्चन में, कंटेंट अभी बताया था कि टोकन मनी, याद है टोकन मनी वाला। कि अगर आप कोई भी मान लो फ्लैट बाय करने जाते हो तो मिनिमम आपको 5000 देना पड़ेगा, तो चाहे आप अभी बाय करो या ना करो। अगर आपको बाय करना है तो वो क्या होता था मिनिमम, कि आपके पास वो लैंड ना है, मतलब एरिया आपके पास 0 है, उस समय भी क्या होगा, प्राइसिंग वाई पे जाएगी। तो वो मिनिमम होता है कि एक्स मिनिमम पे क्या वाई हो। तो वो हमारा क्या होता है इंटरसेप्ट। तो ये दो चीजें के बेस पे क्या होता है लाइन डिसाइड, ये लाइन कहाँ से जा रहा है, तो ये यहाँ पे कट कर रहा है और इसका क्या है इंक्लाइन। ये लाइन कहाँ से जा रहा है, ये वाला लाइन इंक्लाइन में, और ये यहाँ पे कट। तो ये दो चीजें, और यही हमारा क्या होता है लाइन इक्वेशन, एम एक्स प्लस। तो ये जो पॉइंट कहाँ पे कट करेगा वो सी है, और ये जो एम है वो बेसिकली क्या है स्लोप। तो इस स्लोप के बेस पर क्या कर रहे हैं और इस कांस्टेंट के बेस पे क्या कर रहे हैं, अगर मैं ये एम और सी की वैल्यू चेंज करूंगा तो हमारा लाइन क्या होगा, शिफ्ट होगा, इस तरीके से शिफ्ट होगा। हाँ? अगर मैं क्या कर रहा हूँ एम की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, इस तरीके से होगा। अगर इंक्रीज करूंगा तो लाइन लग जाएगा। इसी तरीके से सी की वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो सी यहाँ पे भी कट करेगा, यहाँ पे भी कट कर सकता है, यहाँ। तो अगर आपको एडजस्ट करना है, मान लो हमने कहते हैं एक लाइन बनाया, ये हमारा डेटा पॉइंट है, और मैंने जो लाइन ड्रॉ किया ये यहाँ पे है। अब इस लाइन को यहाँ पे लाना है तो क्या करोगे, क्या चेंज करोगे, एक्स और वाई तो चेंज नहीं होगा, तो सी चेंज होगा। यहाँ पे कट करना था, अब मुझे कहाँ पे कट करवाना था, यहाँ पे, है ना। सिंपल आप देखोगे जो सी या एम, दोनों चेंज होगा। तो मान लो यहाँ पे है, लेकिन अगर आपको नहीं पता होगा तो दोनों चेंज होगा। मान लो मेरे पास क्या है, ये क्या हो गया, ये लाइन है,
इस लाइन को क्या करना है, मूव करना है। तो मूव कैसे होगा, ये और ये गिवन है, ये और ये चेंज। अगर एम चेंज करेंगे तो क्या होगा, स्लोप चेंज होगा। तो मान लो मैंने एम चेंज किया, तो एम चेंज करोगे तो ये क्या होगा, या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। अगर एम को क्या करते डिक्रीज कर देंगे तो इधर आएगा, ठीक है? तो ये यहाँ पे आ गया। एम को कर रहे तो ये इस तरीके से। अगर दूसरा मान लो इसी तरीके से करा है और यहाँ पे क्या है, यहाँ से करना हो सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ। अब इसमें क्या है कि अगर एम को चेंज करेंगे तो क्या होगा, कि यहीं से इस तरीके से जाएगा। ये तो डेटा पॉइंट्स में तो नहीं जा रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा, ये value। ये यहाँ पे कट कर रहा है, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कट करवाएंगे। जैसे कट करेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो दोनों में से कोई भी चेंज करेगा बेस्ड ऑन कि हमारा लाइन क्या है। और जो पहला लाइन ड्रॉ कर रहे थे वो क्या था, रैंडम था। रैंडम का मतलब क्या था, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखा था, उसके बेस पे लाइन ड्रॉ हुआ, एंड देन उसको क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो ये कितने इटरेशंस में ऑप्टिमाइज होता है, मतलब कितने बार आप लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ पे आ जाए। तो अगर आप अच्छे से विजुअलाइज करते हो तो एक या दो बार में आ जाएगा। अगर आप उसको विजुअलाइज कर नहीं पा रहे तो क्या करना पड़ेगा, लूप चला के आप कर सकते हो। तो यही चीज क्या रहता है, पैरामीटर है। ये समझ में आया? कि आपके पास एक ऐसा वैल्यू होगा जिसको चेंज करके क्या कर सकते हो, मॉडल को चेंजेस कर सकते हो। अब दूसरा हमारे पास क्या था, मैंने बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला, याद है, x2 x1 पावर स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। ये था। अब इसमें से बताओ कोई ऐसा पैरामीटर है एम और सी के थोड़ा जिसमें हम चेंज करके इसको चेंज कर सकते हैं। कि मान लो ये आपने क्या किया, ये इक्वेशंस ना लगा के ये इक्वेशंस आप यूज करें, मान लेते हैं अभी। तो अगर ये इक्वेशंस अगर यूज कर रहे हो तो इसमें कोई भी ऐसा पैरामीटर है जिसमें आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, कि आपके पास ये तो आपको निकालना ही है ना। अब इसमें क्या है, ये और ये और ये और ये तो आपका क्या रहेगा, गिवन रहेगा, तो इसको तो आप चेंज नहीं करोगे। तो इसमें क्या है, कोई भी एक ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया नॉन पैरामीटर। तो इस टाइप के जो इक्वेशंस रहेंगे जिसमें हमारे पास क्या रहेगा, इस तरीके से ऑप्शंस नहीं रहेंगे कि आप अपने हिसाब से चेंज करो, तो वो हमारा क्या होता है, नॉन पैरामीट्रिक। सिंपल। तो ये पैरामीट्रिक हो गया और ये नॉन पैरामीट्रिक। तो हम लोग बोलते हैं केनन, तो बोलते हैं लीनियर। तो ये एग्जांपल हो गए। तो सेम चीज यहाँ पे पूरा लिखा था, ये समझ में आया, आलोक, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक। क्योंकि जितने भी एल्गोरिदम होंगे ना, या तो वो पैरामीट्रिक होंगे या तो नॉन पैरामीट्रिक। तो नॉन पैरामीट्रिक कौन कौन से रहेंगे वो देखेंगे, पैरामीट्रिक कौन कौन से रहेंगे वो देखेंगे। तो वो रहता है यहाँ। नॉन पैरामीट्रिक एक बार होता नॉन पैरामीट्रिक का मतलब हो गया कि उसमें आपके पास कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं होगा जिसको आप चेंज करो। बस सीधा। इसमें सी और एम क्या था, आप मैनिपुलेट कर सकते थे। लेकिन जो डिस्टेंस का इक्वेशन था उसमें क्या था, x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास m और c टाइप का कोई भी पैरामीटर नहीं है जो हम मैन्युअली चेंज कर पाए। तो यहाँ पे क्या होगा, फिक्स होगा। तो आपके लिए चेंजेस के लिए कोई भी होगा, तो इसको बोलते हैं नॉन पैरामीटर। इसमें क्या, सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज होगा। इसमें क्या होगा कि जहाँ पे ये पैटर्न के बेस पे फिट होगा वहाँ पे आंसर क्या होगा, सी होगा, और इसमें आपको ज्यादा मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आपको टाइम कम लगना है, बट क्या होगा, ये डेटा डिफाइन करेगा, क्योंकि डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, और जितना ज्यादा कैलकुलेट करेगा उतना ज्यादा। नॉन पैरामीट्रिक में क्या होगा कि अगर आपको एक ही बार बेस एम और सी मिल गया तो भी आपका आंसर एक ही बार, अगर नहीं मिल पाया तो आप इसको इटरेट करते हैं। तो सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ में आया? एक नॉन पैरामीट्रिक में सिंपल है, उसमें कोई भी हमारे पास पैरामीटर नहीं है। तो वही सारा आपको यहाँ पे एग्जांपल में दिख। तो एग्जांपल में अगर आपको दिख रहा होगा, पहला लाइन इक्वेशन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशंस की आगे जाके देखेंगे, देन नई बायस एसवीएम, देन न्यूरल नेटवर्क जो क्या बोलते हैं डीप लर्निंग। तो वो सारे क्या होता है, पैरामीट्रिक होते हैं। नॉन पैरामीट्रिक में क्या रहेंगे, तो आपके पास जो पहला बताया डिस्टेंस फार्मूला वो रहेगा, तो डिस्टेंस का रहेगा, डिसीजंस का रहेगा, देन रैंडम फॉरेस्ट रहेगा। ये तीन चीजें रहती है। यहाँ पे डिफरेंस है, इसमें भी दोनों में होता है क्या, सपोर्ट, कि दोनों काम कर सकते हैं। देन ये था।
अब इसी चीज को अगर यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में देखोगे तो ये पूरा है, ठीक है, कि आपके पास पहले प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम में आप क्या देखोगे, अगर लेबल है तो क्या जाते हैं, अगर नहीं है तो अनसुपरवाइज। देन उसमें भी देखोगे कि कैटेगरिकल है या क्वांटिटी का है। अगर कैटेगरिकल है तो क्लासिफिकेशंस में जाएंगे, अगर क्या क्वांटिटी है तो रिग्रेशन। देन उसमें भी क्या है, इसके ये एल्गोरिदम्स है, मैंने बताया ना, एल्गोरिदम्स होते क्या है, स्टेप्स, जिसको रिपीट करके आप क्या कर सकते हैं, पैटर्न फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स का क्या है, प्री डिफाइंड है, इसका ये हो गया, और इसके बेस पे ये हो गया। तो ये क्या है, पूरा एग्जांपल है। देन यही चीज फिर से रिपीट है। देन एग्जांपल रियल वर्ल्ड कि कौन सी चीजें कहाँ पे यूज होती है, देख रहा है। जैसे सुपरवाइज का एग्जांपल बता सकते हो रियल वर्ल्ड में। सुपरवाइज का जैसे मैंने बताया कि ईमेल क्लासिफिकेशन होता है, जैसे आपका स्पैम में भी चला जाता है और एक क्या रहता है, इनबॉक्स में चला जाता है। तो वह किस टाइप का मशीन लर्निंग प्रॉब्लम है, बताओ अनुराग, सोनल, कि अगर आपका मेल आता है तो मेल या तो क्या होगा, स्पैम में चला जाएगा, मतलब जंक में चला जाता है, या तो फिर क्या रहेगा, इनबॉक्स में आएगा। तो ये अगर इसको हम लोग क्या मशीन लर्निंग के थ्रू कैटेगरी करना चाहते हैं कि कौन सा मेल स्पैम में जाएगा और कौन सा मेल इनबॉक्स में जाएगा, तो इसको किस टाइप के प्रॉब्लम में लेके जाएंगे, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज। अब सुपरवाइज में क्या होगा, क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन, कैसे पता चल रहा है, कि दो ही कैटेगरी, या तो क्या होगा, वो स्पैम होगा या तो इनबॉक्स में जाएगा। तो ये कैटेगरी का हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं। जैसे मान लो आपको क्या करना है, फ्रॉड डिटेक्शन करना है। फ्रॉड डिटेक्शन क्या होते हैं, कि आपके एटीएम से कोई पैसा निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है, तो ये किस टाइप का होगा, सुपरवाइज में ही होगा। किस टाइप का होगा, क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन है, क्लासिफिकेशन ना, कि वो फ्रॉड होगा या नहीं होगा। तो उसी के बेस पे क्या आता है, मैसेज आता है कि अगर आप ये नहीं हो तो क्या कर सकते हो, इसको नेगलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज क्या कर सकते हो कि बैंक से बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहता है बस। तो यहाँ पे सारे क्या है, डेफिनेशन के फॉर्म में, सुपरवाइज कहते हैं, अनसुपरवाइज कहते हैं, सेमी सुपरवाइज कहते हैं, रिइंफोर्समेंट क्या होता है, देन बेसिक्स ओवरव्यू। ये क्या है, मशीन लर्निंग का बेसिक डेफिनेशन है, ये आप याद रखते हो। बेस कोई नहीं, देख लेते। फीचर्स क्या होते हैं, लेबल क्या होते हैं, आपको पता चल रहा है। फीचर्स जो आपके पास गिवन होता है, इनपुट जिसको बोलते हो, लेबल क्या होता है, जो आउटपुट होता है। देन मॉडल कौन होते हैं, मॉडल्स क्या थे, कि वो जो पैटर्न था, और उस पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप। अ मॉडल इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, बोल सकते हैं फीचर एंड लेबल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, वही हमारा क्या होता है, मॉडल होता है, ठीक है। बाकी उसका डिफरेंशियल है। तो वही चीज आपको यहाँ पे पिक्चर फॉर्म में दिख रहा है, कि आप डेटा और एल्गोरिदम पास करोगे तो आपको मॉडल्स मिलेंगे, ठीक है। बाकी स्टेप्स ये हम लोग आगे जाके फॉलो करेंगे। पहला, कि कोई भी मशीन लर्निंग में आपको यूज करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए आपके पास, तो डेटा कलेक्शन का काम करते हैं। दूसरा क्या होगा, डेटा प्रिपरेशन, क्यों करेंगे प्रिपेयर, गुरप्रीत, डेटा क्यों प्रिपेयर करते होंगे, डेटा प्रिपरेशन किया ना, कि जब भी आप मशीन लर्निंग फॉलो करोगे ना तो ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो डेटा क्यों प्रिपेयर करते होंगे, डेटा प्रिपरेशन का सिंपल मीनिंग है डेटा क्लीनिंग और डेटा प्री प्रोसेसिंग। क्लीनिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे डेटा है जो मुझे नहीं चाहिए। दूसरा, कि नल वैल्यूज होंगे उसको क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो आप लाइन इक्वेशन यूज करेंगे वो नंबर्स में होगा, नल वैल्यूज में कभी भी कैलकुलेट नहीं होगा, तो वो एरर देगा। दूसरा, प्री प्रोसेसिंग, कि जो भी इक्वेशंस होता है उसमें क्या रहता है, सिर्फ नंबर्स में होता है, लेकिन हमारे पास डेटा क्या होगा, लेबल्स में, कैटेगरी में भी होगा, कि मान लो क्या है, कि कौन से कैटेगरी, कैटेगरी ए बी सी, तो उसको क्या करते हैं हम लोग नंबर में चेंज करते हैं। तो हमारा क्या था, डेटा प्रिपरेशन में होता है। देन चूज अ मशीन लर्निंग मॉडल, कि किस टाइप का डेटा है, उसमें किस टाइप का मशीन लर्निंग मॉडल काम करेगा। तो वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग क्योंकि ये तो स्टेप हमें पता है, जिसको आप ईडीए बोलते हो ना। ईडीए बेसिकली ये होता है, डेटा प्रिपरेशन। देन इसमें क्या करते हैं, मॉडल चूज करेंगे, जो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। देन मॉडल, कौन सा मॉडल बेस्ट है चूज कर लोगे, फिर क्या करते हो, ट्रेनिंग। जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होता है फिर क्या करते हो, क्रॉस चेक करते हैं ना, कि वो मॉडल सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, एक्यूरेसी कितनी है। तो होता है इवोल्यूशन ऑफ द मॉडल। देन फिर क्या करते हो, अगर वो मॉडल सही से नहीं काम कर रहे तो क्या करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, फिर क्या करते हैं, दोबारा ट्रेन करते हैं। तो ये हमारा था पैरामीटर ट्यूनिंग। फिर आपके पास क्या आता है,
फाइनल प्रिडिक्शन स्टार्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टेप्स होंगे एमएल पे, और ये स्टेप्स याद रखने हैं, यही पूछा जाता है कि व्हाट आर द स्टेप्स इन एमएल जो आप फॉलो करते हैं। अब इसी के बेस पे क्या होगा, अभी हम लोग ये स्टेप देखेंगे, देन उसके बाद ये और ये, ठीक है, बस इतना ही है। यहाँ तक समझ में आया सबको? बाकी एप्लीकेशंस के बेस पे बताओ। बाकी आपका क्लास लग रहेगा।